जब हम बैच शुरू करें उससे पहले 2-3 सवाल। सबसे पहला तो ये कि आप में से कितने स्टूडेंट्स ने मुझसे एसएफएम पढ़ रखा है? 50, मोर देन 50%, ओके ऑलमोस्ट। ओके। दूसरा ये कि आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ सीधे फास्ट ट्रैक कर रहे हैं, डायरेक्टली फास्ट ट्रैक विदाउट मेन बैच? ओके ग्रेट। ओके ओके ठीक है। आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका नवंबर में अटेम्प्ट है? ऑलमोस्ट। ओके ठीक है ठीक है, आई गॉट टू नो। हाँ, बेसिकली वो पूछने का पर्पस ये था ताकि मालूम चल जाए कैसा कंपोजिशन है और किस स्पीड से हमें जाना है और कितना क्या सारी चीजें करनी। ओके। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ यू इन आवर एससीएमपी फास्ट ट्रैक बैचेस स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको एससीएमपी के बारे में इंट्रोडक्शन दूं, लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। I am Praveen Kattod and I am a chartered accountant. I became CA in year 2005, so it's been 16-17 years since I am a chartered accountant, though I don't look like that. Then after then after becoming chartered accountant in year 2005, I went for job. I worked at Bangalore, then I worked in Mumbai, and then I went to America. In America, I worked for 2.5 years. And while I was in America, I pursued 2 more degree courses. One is CFA, USA based, and another is CPA, right? CFA, you all know, is Chartered Financial Analyst, considered as the topmost degree in the field of finance. And CPA, just like we have CAs in India, they do have CPAs in America. Then after working in America for 2.5 years, I moved back to India in year 2010. And since year 2010, I'm into teaching field. I teach 2 subjects at CA final level. One is SFM and another is SCMPE. And again, these 2 subjects I teach at CA intermediate level, FM and costing, right? So that was all about me. Now let us start about our subject, strategic cost management and performance evaluation. Okay. मैं कुछ बातें दोस्तों यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहला तो ये कि ये सब्जेक्ट कॉस्टिंग नहीं है, ये सब्जेक्ट स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है। सो देयर इज ए ड्रास्टिक चेंज बिटवीन कॉस्टिंग एंड बिटवीन एससीएम पीई, राइट? कॉस्टिंग इसका नाम था, लेकिन वो नाम कब था? ओल्ड सिलेबस में नाम था, राइट? जैसे आपकी एक्सपेक्टेशंस रहती है ना, कॉस्टिंग में क्या बताएंगे? वेरिएबल कॉस्ट बताएंगे, फिक्स कॉस्ट बताएंगे, ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में बताएंगे, राइट? ये सारी चीजें अब बहुत छोटी हो चुकी है न्यू सिलेबस के एससीएमपीई में, यानी कि है ये अभी भी है सिलेबस में, लेकिन इसका प्रोपोर्शन बहुत कम हो चुका है। जो न्यू सिलेबस है वो ड्रास्टिकली डिफरेंट है एज कंपेयर टू द ओल्ड सिलेबस, राइट? तो दोस्तों, हम यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन लेते हैं, और इंट्रोडक्शन लेते लेते जब मैं आपको यहाँ पर चीजें समझाऊंगा कि ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने, देन यू विल गेट टू नो कि आखिर हम क्या चीजें यहाँ पर कवर करने वाले हैं। एंड दिस न्यू सिलेबस एससीएमपी इज अ फैंटास्टिक सब्जेक्ट, यू वुड लव इट। ओके दोस्तों, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सबसे भारी नाम इसी सब्जेक्ट का है 8 सब्जेक्ट्स में। ओके, सो इट इज न्यू सिलेबस एंड यू नो द फैकल्टी। ओके दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट को हम शुरू करें उससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिर हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को क्यों रहे हैं, राइट? एक कारण तो खैर आप और मैं समझ रहे हैं कि हम एग्जाम पास करनी है तो हमें सब्जेक्ट को पढ़ना है, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट अगर सी इंस्टीट्यूट के सिलेबस में है तो उसका कुछ ना कुछ रियल वर्ल्ड से कनेक्शन होता ही होता है, राइट? दोस्तों, हम समझते हैं आखिर इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, उससे पहले दोस्तों मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मुझे समझाइए कि आखिर एससीएमपीई का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, यानी कॉस्टिंग को पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। आप तो ये बताइए दोस्तों, कॉस्टिंग को पढ़ने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है? राइट, कॉस्ट एनालिसिस करना है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई प्रोडक्ट सेल करना है, राइट? हाँ, फॉर एग्जांपल इट इज हमें सेल फोन सेल करना है, राइट? यू वुड नीड टू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस ऑफ दिस सेल फोन, की आखिर में सेल फोन को कितने में बेचूं, क्या मैं इसे 15,000 में बेचूं, 25,000 में बेचूं, 75,000 में बेचूं? और उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा, राइट? तो कॉस्टिंग को पढ़ने का जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? कॉस्ट डिटर्मिनेशन करना, राइट? ये होता है दोस्तों हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, दैट इज कॉस्ट डिटर्मिनेशन। दोस्तों, जब मैंने आपको ये ऑब्जेक्टिव बोला तो क्या आपको कुछ नया लगा या वही बात लगी जो हमने सीए इंटरमीडिएट या फिर सीए आईपीसीसी में पढ़ी हुई है? यस, सीए इंटरमीडिएट सीए आईपीसीसी लेवल में आप ऑलरेडी सीख चुके हैं कि आखिर कॉस्ट कैसे डिटरमाइन करना, राइट? यानी गिवन अ प्रोडक्ट, आपको अगर उसकी कॉस्ट पता करने को कहा जाए तो शायद आप कुछ उसमें कर पाएंगे, राइट? दोस्तों, वहां पर आपने मटेरियल चैप्टर पढ़ा था। मटेरियल चैप्टर के अंदर आप क्या सीखते थे
कि आखिर मटेरियल की कॉस्ट क्या होती है, क्या सिर्फ परचेज प्राइस मटेरियल की कॉस्ट होती है, या जो रास्ते का फ्रेट होता है, इंश्योरेंस होता है और ऐसे ड्यूटीज एंड टैक्सेस जिनकी की हमें क्रेडिट नहीं मिलती, वो सारे कॉस्ट के हिस्से होते हैं मटेरियल के। यस, ओके। आपने लेबर चैप्टर में क्या पढ़ा था? आपने लेबर चैप्टर में पढ़ा था कि लेबर को जो हम बेसिक वेजेस दे रहे हैं सर, वो आपकी कॉस्ट नहीं है। जो आप उसे डियरनेस अलाउंस दे रहे हैं, जो आप उसे बोनस दे रहे हैं, जो आप उसे फ्रिंज बेनिफिट्स दे रहे हैं, ये भी सब क्या है दोस्तों? लेबर की कॉस्ट, राइट? यानी कॉस्ट डिटर्मिनेशन वो ऑब्जेक्टिव है जो आप ऑलरेडी सीए इंटरमीडिएट में अचीव कर चुके हैं, राइट? यहां पर जो हम सीए फाइनल में अचीव करना चाहते हैं वो है रिमेनिंग 3 मोर ऑब्जेक्टिव्स, और वो ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो अब हम देखते हैं। ओके दोस्तों, सीए फाइनल लेवल पर हम जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं वो है कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट, राइट? ओके दोस्तों, कॉस्ट मैनेजमेंट का आखिर मीनिंग क्या होगा वो हम समझते हैं। लेट मी गेट यू इनटू अ सिचुएशन। हम एक सिचुएशन के अंदर आते हैं। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि लेट्स से एक इंडियन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ये कार बनाती है। लेट्स से इसकी कॉस्ट टू प्रोड्यूस द कार है 6 लाख रुपीस, राइट? और ये इस कार को सेल करते हैं 6,50,000 में, राइट? सो देयर इज अ क्लियर कट प्रॉफिट ऑफ हाउ मच? 50,000। ओके, बढ़िया काम चल रहा था, कार का प्रोडक्शन हो रहा था 6 लाख में, कार को हम सेल कर रहे थे 6,50,000 में, 50,000 का हम प्रॉफिट बढ़िया कमा रहे थे। वन फाइन डे दोस्तों, एक अचानक से फॉरेन कॉम्पिटिटर इंडियन मार्केट में कूद पड़ा और उसने एग्जैक्ट सेम फीचर वाली कार, एग्जैक्ट सेम परफॉर्मेंस वाली कार उसने 6,25,000 रुपीस में लॉन्च कर दी। हम कितने में सेल कर रहे हैं उसको? 6,50,000। और उस फॉरेन कंपनी ने इस कार को 6,25,000 में लॉन्च कर दिया। पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? पॉसिबल, राइट? इनफैक्ट नया कॉम्पिटिटर आएगा तो डेफिनेटली वो आपकी प्राइस से कम प्राइस कोट करना चाहेगा। हाँ, नाउ व्हाट विल यू डू? अब अगर आपको मार्केट में सरवाइव करना है तो आप क्या करेंगे? क्या अब आप 6,50,000 में कार को सेल कर पाएंगे? नहीं, आपको गिराकर प्राइस कितनी करनी पड़ेगी? 6,25,000। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया और एक कस्टमर आए, उसने आपकी कार की ट्रायल ली, उसने फॉरेन कंपनी की कार की ट्रायल ली, एंड ही विल से यार एवरीथिंग इज सेम, पूरा परफॉर्मेंस सेम आ रहा है, डिजाइन लुक सारी चीजें सेम आ रही है, व्हाई शुड आई पे 6,50,000 इफ आई कैन गेट द सेम थिंग एट 6,25,000? तो आपको मजबूरन इस कार की प्राइस कितनी करनी पड़ेगी? 6,25,000। खैर कोई बात नहीं, पहले हमारा मार्जिन था 50,000, नाउ इट हैज रिड्यूस्ड डाउन टू 25,000 रुपीज। देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट? ओके, देखो कंपटीशन है, नया कंपटीटर है, थोड़ा सा ऐसा समय आता है, हमने 6,25,000 कर दी कार। उस फॉरेन कंपनी ने 15 डेज बाद प्राइस रिवाइज करके 6 लाख रुपीस कर दी प्राइस। हमारी कॉस्ट कितनी है? 6 लाख, और उसने प्राइस ही कितनी कर दी? 6 लाख। हमारी प्राइस है 6,25,000। अब हमें क्या करना होगा? क्या हम प्राइस को 6,25,000 पर रोक सकते हैं? गिरानी पड़ेगी, गिरानी पड़ेगी अगर हमें मार्केट में सरवाइव करना है तो। हमारी कंपनी ने यही किया, उसकी प्राइस 6 लाख रुपीस कर दी। चलो कोई बात नहीं, कुछ कमाएंगे नहीं तो क्या हुआ, कुछ गवाएंगे भी तो नहीं, राइट? एटलीस्ट कंपटीशन में बने तो रहेंगे, कम से कम वो हमारा मार्केट शेयर तो नहीं ले जा पाएगा। हमने दोस्तों 6 लाख रुपीस दिल पर पत्थर रखकर हमने 6 लाख रुपीस की प्राइस कर दी। आफ्टर 15 days he reduced the price down to 5,50,000. Now what? 6 लाख रुपीस में क्या अब आप कार को सेल कर पाएंगे? नहीं। मानो या मत मानो, आपको प्राइस गिराकर 5,50,000 करनी ही पड़ेगी अगर मार्केट में सरवाइव करना है तो, क्योंकि नहीं की तो आपकी कंपनी बाहर हो जाएगी मार्केट, मार्केट शेयर धीरे धीरे कॉम्पिटिटर लेकर चला जाएगा, राइट? तो आपको मजबूरन प्राइस को कितना करना पड़ेगा? 5,50,000। अब हर एक एक कार सेल करते वक्त आपको खुशी नहीं होगी, गम के आंसू निकलेंगे। एक कार गई 50,000 गए, दूसरी कार गई 1 लाख रुपए गए, तीसरी कार गई और पैसे गए, राइट? आपकी कंपनी ने एनालिसिस किया है, हाउ कम इज इट पॉसिबल कि एक कंपनी आती है और वो प्राइस कंसिस्टेंटली नीचे नीचे करती जा रही, जबकि हमारी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही 6 लाख है और वो लोग बेच कितने में रहे हैं? 5,50,000 में। हाउ कम दैट्स पॉसिबल? हमारी कंपनी के कुछ ऑफिशियल्स वहां पर गए और उन्होंने देखा, ओ माय गॉड, इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो बहुत एफिशिएंट है, जिसकी वजह से ये लोग कम कॉस्ट में प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, और कॉस्ट एफिशिएंट प्रोडक्शन करने की वजह से ये लोग कम कॉस्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं और सेलिंग प्राइस भी कम कोट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के मार्केट में सरवाइव करने का तरीका सिर्फ एक ही, और वो है कॉस्ट मैनेजमेंट। बड़ी बड़ी कंपनीज बैंकरप्ट हो जाती है अगर वो कॉस्ट मैनेजमेंट नहीं कर पाती तो, क्योंकि प्राइस वॉर इज एवरीवेयर। डू यू एग्री? प्राइस वॉर इज एवरीवेयर। आप टेलीकॉम सेक्टर देख लो, यस देयर इज अ प्राइस वॉर, राइट? आप कार कंपनीज देख लो, यस देयर इज अ प्राइस वॉर, राइट?
हर जगह पर प्राइस वॉर है, और इस प्राइस वॉर को अगर आपको और मुझको सस्टेन करना है तो वो सिर्फ एक ही ताकत पर किया जा सकता है, और वो क्या है? वो है कॉस्ट मैनेजमेंट। अगर आप मोस्ट एफिशिएंट वे में प्रोडक्शन करोगे तो आप लीस्ट कॉस्ट में प्रोड्यूस कर पाओगे, और फिर ये जो कॉम्पिटिटर हमारे साथ छेड़छाड़ कर रहा है ना, ये हम कॉम्पिटिटर्स के साथ करेंगे लोएस्ट कॉस्ट के दम पर, राइट? अब ये कॉस्ट किस तरीके से मैनेज की जाए वो हम अकाउंट्स में नहीं सीखते हैं, वो हम ऑडिट में नहीं सीखते हैं, वो डायरेक्ट टैक्सेस में नहीं सीखते, इनडायरेक्ट टैक्सेस में नहीं सीखते, इनफैक्ट स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी नहीं सीखते। कहां सीखते हैं? एससीएमएनपी में, हाउ टू मैनेज द कॉस्ट, राइट? दोस्तों अब आपको यहाँ पर एक फ्लेवर मिला है एससीएमपी का, कि यहाँ पर हम सिर्फ कॉस्ट कैलकुलेशन तक सीमित नहीं है, हम यहाँ पर कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट रिडक्शन की स्ट्रेटेजीज, कंपनीज के मैनेजमेंट को बता सकते हैं। और यहाँ पर हम आज का जो जमाना है प्राइस वॉर का, देयर इज अ फियर्स कंपटीशन, उसके अंदर कैसे सरवाइव करना वो हम जानते हैं। वोडाफोन आइडिया अगर अपनी कॉस्ट रिड्यूस कर पाती तो क्या इस हद तक पहुंचती? नहीं। अगर वो मोस्ट एफिशिएंट तरीके से अपनी सर्विसेज डिलीवर कर पाते ना, तो फिर आज ये नौबत नहीं आती बैंक्रप्सी की। एग्जैक्टली राइट। सो इन टुडेज वर्ल्ड इफ वी हैव टू सर्वाइव, वी हैव टू मैनेज अवर कॉस्ट। अगर आप इनएफिशिएंटली काम कर रहे हो तो कस्टमर आपको पे उस इनएफिशिएंसी के लिए नहीं करने वाला, राइट? ओके दोस्तों, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो हम यहां पर इस सब्जेक्ट में अचीव करना चाह रहे हैं वो है डिसीजन मेकिंग, राइट? ओके, डिसीजन मेकिंग। दोस्तों एक बात बताइए कि जब हम सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे और फिर उसके बाद जब हम जॉब करने जाएंगे तो हमारे सामने दो तरीके के जॉब्स होंगे। सबसे पहला तो होगा रूटीन नेचर का जॉब और दूसरा होगा मैनेजरियल जॉब। क्या आप दोनों जॉब्स में डिफरेंस समझते हैं? रूटीन नेचर का जॉब और मैनेजरियल लेवल का जॉब। दोनों व्यक्ति यानी रूटीन नेचर के जॉब वाला एम्प्लॉय और मैनेजरियल एम्प्लॉय दोनों सेम टाइम पर कंपनी में आते हैं, मॉर्निंग 10 AM और शाम को सेम टाइम पर जाते हैं 7 PM। लेकिन इन्हीं 9 आवर्स की वर्किंग में वो जो रूटीन नेचर का वर्क करता है उसकी सैलरी होती है 10,000, 20,000, 25,000, 30,000। लेकिन जो मैनेजरियल लेवल का व्यक्ति होता है, क्या उसकी सैलरी 10, 20, 25 हजार होती है? क्या 1 लाख 2 लाख होती है? उससे भी कहीं ज्यादा, उससे भी कहीं ज्यादा। Might be he is earning 10 lakh per month or he might be earning 1 crores per month. Now, both are spending the same time on the job. What is the difference? रूटीन नेचर के जॉब करने वाला जब दोस्तों कंपनी में सुबह 10 बजे कदम रखता है तो ही नोज कि उसको क्या करना है। वो जानता है कि मैं आया, फिर उसके बाद मुझे कुछ फोटोकॉपी करवानी है, मुझे कुछ डेटा एंट्री करनी है एंड सो ऑन, राइट? उसका जो रूटीन होता है वो पूरी तरीके से फिक्स होता है, राइट? लेकिन जब यही एक मैनेजरियल लेवल का व्यक्ति कंपनी के अंदर एंटर करता है तो ही डजंट नो कि आज मुझे किस सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा, कौन सी नई सिचुएशन मेरे सामने आ जाएगी जिसको कि मुझे कम अक्रॉस करके उसके लिए मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा। देयर माइट बी न्यू सिचुएशन कि कॉम्पिटिटर ने ऐसा कुछ किया है, अब मुझे उसको आखिर किस तरीके से काउंटर करना है, कॉम्पिटिटर को किस तरीके से जवाब देना है। ही हैज टू क्रिएटिवली थिंक अबाउट दीज स्ट्रेटजीज, राइट? तो ये डिसीजन मेकिंग एक ऐसी एबिलिटी है हमें कि अगर हमें डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है तो हम मैनेजरियल लेवल के जॉब्स तक जा सकते हैं। जिस व्यक्ति में डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं है ना, जिस व्यक्ति में डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं, क्या वो मैनेजरियल लेवल तक जा सकता है? नो, बिकॉज दे हैव टू टेक लॉट ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस दैट शेप अप द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ द कंपनी, राइट? अब ये डिसीजन मेकिंग दोस्तों कैसे की जाए, वो डिसीजन मेकिंग हम अकाउंट्स में नहीं सीखते हैं, अगेन वो हम इनकम टैक्स में नहीं सीखते। कहां सीखेंगे? स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में। अब यहाँ पर आपको एक और लेयर मिल गई सब्जेक्ट की कि इस सब्जेक्ट में हम क्या सीखना चाह रहे हैं? कॉस्ट मैनेजमेंट सीखना चाह रहे हैं, इसमें हम डिसीजन मेकिंग सीखना चाह रहे हैं, राइट? यानी कि दोस्तों आपने एमबीए नहीं भी किया ना तो भी आप यहाँ पर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का फ्लेवर ले रहे हैं कि आखिर बिजनेस किस तरीके से एडमिन किया जाता है, राइट? दोस्तों इसके बाद हमने डिसीजंस तो ले लिए, लेकिन उन डिसीजंस पर बेस्ड, उन डिसीजंस का आखिर रिजल्ट क्या आया, आउटकम क्या आया, उसको हमें इवैल्यूएट करना पड़ेगा ताकि हमें पता चले कि जो डिसीजन था वो करेक्ट गया या फिर वो इनकरेक्ट गया। अगर वो इनकरेक्ट गया तो उसके पीछे आखिर रीजंस क्या है, राइट? ताकि हम उन गलतियों को दोबारा ना करें, क्योंकि हर कंपनी कुछ ना कुछ मिस्टेक्स करती है, लेकिन जीतता वही है जिंदगी की दौड़ में जो अपनी गलतियों से सीख ले और अगली बार वो गलती दोबारा रिपीट ना करे, राइट? तो किस तरीके से परफॉर्मेंस इवैल्यूएट की जाती है वो हम यहाँ पर सीखेंगे, परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में. इज दैट क्लियर, राइट? ओके, सो ऑल इन ऑल देयर आर हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्टिंग और एससीएमपी? देयर आर 4 ऑब्जेक्टिव्स, राइट? Where the first objective is cost determination, and that we have already achieved in our C intermediate level, right? The remaining 3 objectives we are going to achieve in this subject. Which are those 3 objectives? One is cost management, decision making, and then परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, राइट? ओके दोस्तों, सी इंस्टीट्यूट ने भी हमारा जो पूरा का पूरा सिलेबस है, जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं, उनको इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, राइट? अब मैं हर एक एक कैटेगरी के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स फॉल होते हैं वो मैं आपको समझाता हूं, राइट? ओके, तो सबसे पहले हम कौन सी कैटेगरी देखने वाले हैं? कॉस्ट मैनेजमेंट या स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट. खैर, जैसे ही स्ट्रेटेजिक वर्ड जुड़ जाता है तो सारी चीजें शॉर्ट टर्म हो जाती है, लॉन्ग टर्म इन नेचर हो जाती है. लॉन्ग टर्म इन नेचर, राइट? तो हम यहां पर सीखेंगे स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के आखिर हम लॉन्ग रन में किस तरीके से कॉस्ट को मैनेज करें, राइट? यहां पर दोस्तों जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होता है वो होता है लीन सिस्टम एंड इनोवेशन. आप प्लीज नाम से डरना मत, राइट? ये सब समझने के लिए तो हमने बैच ज्वाइन की है. लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, यहां पर हम सीखेंगे हाउ टू एलिमिनेट द वेस्ट, द वेस्टेज ऑफ टाइम, the wastage of space, the wastage of resources, right? अगर ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का टाइम वेस्ट हो रहा है, स्पेस वेस्ट हो रही है, तो कहीं ना कहीं इनएफिशिएंसीज है. और इन इनएफिशिएंसीज को किस तरीके से रिमूव करना, उसकी बहुत सारी टेक्निक्स हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं, राइट? ओके, जैसे कि दोस्तों कौन कौन सी टेक्निक्स यहाँ पर लिखी हुई है? जस्ट इन टाइम, काइजन कॉस्टिंग, 6 सिग्मा, राइट? ओके, तो दोस्तों यहाँ पर जस्ट इन टाइम, वैसे जस्ट इन टाइम तो शायद आपने पढ़ा हुआ है. ओके, क्या होता है दोस्तों? जस्ट इन टाइम का मतलब होता है कि हम रॉ मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं, या हम रॉ मटेरियल उसी वक्त मंगवाते हैं जिस वक्त उसकी जरूरत है, जिस वक्त उसकी जरूरत है, राइट? ओके, तो दोस्तों जस्ट इन टाइम तो आपने सी इंटरमीडिएट में भी पढ़ लिया. ये क्या कर रहा है आखिर सी फाइनल में? तो दोस्तों जो आपने जस्ट इन टाइम सी इंटरमीडिएट पर लेवल पर पढ़ा है, दैट इज जस्ट 10% ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी ओवर हियर. मेरे हिसाब से आपने वही पढ़ा है जो मैंने बताया, और बस इतना ही पढ़ा है, राइट? ओके, तो दोस्तों जस्ट इन टाइम इससे कहीं ज्यादा है, हमारे सिलेबस में पूरा का पूरा चैप्टर है. अगर हम इस टेक्निक को लगाएंगे तो डू यू एग्री कि हम किसी तरीके से वेस्टेज ऑफ स्पेस, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को कंट्रोल कर पाएंगे? यस, राइट? तो आज के मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में अगर हमें सरवाइव करना है तो हमें वी हैव टू एलिमिनेट दी वेस्ट. और वो कैसे एलिमिनेट करना, उसकी टेक्निक्स काफी सारी यहाँ पर दे रखी. मैंने सिर्फ यहाँ पर 3 नेम्स लिखे हुए हैं, लेकिन उसके आगे आप देख रहे होंगे डॉट डॉट डॉट. सो देयर आर सो मेनी टेक्निक्स, देयर आर 10 to 12 टेक्निक्स दैट वी हैव टू लर्न अंडर दिस चैप्टर लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, राइट? ओके दोस्तों, इसके बाद दूसरा चैप्टर जो कि हमें कॉस्ट मैनेजमेंट में मदद करवाएगा वो है कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स चैप्टर. ओके, नहीं कुछ भी नहीं हो सकता अभी यही करना पड़ेगा. तो वॉइस तुमको उसमें 2 आ रही है क्या? बस नहीं, एक ही सिंगल ही चल रही, 2 नहीं चल रही. वहां से आईपैड को हटा दो. हाँ, वहां से नहीं, वहां से हटा दो आईपैड को. अच्छा ऐसा, कौन सा है ये? ठीक ठीक. दोस्तों जो नेक्स्ट चैप्टर हम यहां पर पढ़ने वाले हैं वो है कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स, राइट? कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स के अंदर देखिएगा हम क्या पढ़ेंगे. दोस्तों 2 अप्रोचेस होती है दुनिया में. एक अप्रोच होती है टारगेट सेलिंग प्राइस और दूसरी अप्रोच होती है टारगेट कॉस्टिंग, राइट? जो आपने 7वीं 8वीं में पढ़ा है ना, वो आपने पता है क्या पढ़ा है? टारगेट सेलिंग प्राइस. यानी आपने 7th 8th में पता है क्या पढ़ा है? आपने देखा है कि अच्छा किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, फॉर एग्जांपल इट इज एक पेन है, उस पेन को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट है 10 रुपए, है ना? ओके, और फिर उसमें मेरा प्रॉफिट मार्जिन है 20%, राइट? तो आपने 10 रुपीज में 20% ऐड कर दिया और आपने बोला मेरी सेलिंग प्राइस है 12 रुपीज. ये कौन सी अप्रोच हो गई? टारगेट सेलिंग प्राइस. कि मेरी ये रही कॉस्ट, मुझे इतना कमाना है तो मुझे इतने में बेचना है. दोस्तों आज की दुनिया में क्या आप अपनी सेलिंग प्राइस डिफाइन कर सकते हो? नहीं. इस कंपटीशन के जमाने में आप अपनी सेलिंग प्राइस डिफाइन नहीं कर सकते हो.
इनफैक्ट सेलिंग प्राइस तो हमेशा आपको मार्केट से पिक करनी पड़ती है कि मार्केट में अगर ये पेन 12 की जगह मार्केट में अगर ये पेन 11 में बिक रहा है ना, तो यू कैन नॉट से कि मेरी कॉस्ट 10, मेरा प्रॉफिट मार्जिन 20%, तो मेरी सेलिंग प्राइस 12। आज की तारीख में मेरी सेलिंग प्राइस नाम की कोई चीज नहीं। आज की तारीख में जो मार्केट में सेलिंग प्राइसेस चल रही है, आपको उसी पर अपना गुड्स बेचना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ओके। तो फिर दोस्तों एक और टेक्निक आई विच इज कॉल्ड एज टारगेट कॉस्टिंग, व्हिच मींस ये रही मार्केट में चलती हुई सेलिंग प्राइस। आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन कमाना है? 20%। इस सेलिंग प्राइस में से कितना माइनस कर दो? 20% मार्जिन माइनस कर दो। अब जो बचा है ना, इस कॉस्ट के अंदर दम हो तो प्रोड्यूस करके बता दो, राइट? दिस इज योर टारगेट कॉस्ट। यू हैव टू एक्चुअली प्रोड्यूस विद इन दिस कॉस्ट इफ यू विश टू अचीव योर टारगेट प्रॉफिट मार्जिन्स। इज दैट क्लियर? राइट? ओके। तो आखिर उस टारगेट कॉस्ट को कैसे अचीव करें? डेफिनेटली दोस्तों जो टारगेट कॉस्ट आएगी वो इतनी कॉम्पिटिटिव होगी कि आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट होगी वो अभी काफी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द टारगेट कॉस्ट। फॉर एग्जांपल योर टारगेट कॉस्ट कम्स टू 9 रुपीज, वेयर इज योर एक्चुअल कॉस्ट इज 10.5। 10.5 रुपया आपकी एक्चुअल कॉस्ट लग रही है अभी, जबकि टारगेट कितने का मिला है? 9 का। अब किस तरीके से कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए, वो सारी टेक्निक्स दोस्तों हम सीखेंगे यहां पर कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स चैप्टर में, जिसमें काफी सारे नाम आपको नजर आ रहे होंगे। टारगेट कॉस्टिंग, वैल्यू एनालिसिस, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड सो ऑन, राइट? ओके। ये सारे टॉपिक्स हम कहां पर पढ़ेंगे? कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके। फिर इसके बाद दोस्तों मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट, काफी चीजें बदली है पिछले 20 से 25 सालों में। डू यू एग्री? सबसे बड़ा बदलाव आया है जो मैन्युफैक्चरर है ना उसके एटीट्यूड में। आज से 20-25 साल पहले जो मैन्युफैक्चरर का एटीट्यूड रहता था और जो आज मैन्युफैक्चरर का एटीट्यूड है, हाँ, तो आप मुझे बताइए कि मैन्युफैक्चरर में एटीट्यूड कब था? आज 20-25 साल पहले था या आज की तारीख में मैन्युफैक्चरर में एटीट्यूड है? 25 साल पहले मैन्युफैक्चरर्स में एटीट्यूड होता था। दोस्तों कंपटीशन, फियर्स कंपटीशन कब थी? आज से 25 साल पहले फियर्स कंपटीशन थी या आज फियर्स कंपटीशन है? आज फियर्स कंपटीशन है, राइट? आज से 25 साल पहले दोस्तों अगर आप किसी भी मार्केट को देख ले, फॉर एग्जांपल टेलीकम्युनिकेशन मार्केट, क्या ये कंपनीज एग्जिस्ट करती थी? रिलायंस जियो, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, ये 25 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। एक लौता, एक अकेला मोनोपोलिस्ट था दोस्तों, बीएसएनएल, एमटीएनएल, राइट? और आपको पता है कि आज से 20-25 साल पहले अगर आपको टेलीफोन का कनेक्शन लेना है ना, तो आपको एप्लीकेशन, अर्जी लगानी पड़ती थी। निवेदन है कि मुझे जरूरत है तो मुझे प्लीज टेलीफोन। आपको पता है ना पहले टेलीफोन का कनेक्शन 1 महीना, 2 महीना और 6-6 महीने बाद टेलीफोन का कनेक्शन मिलता था। आज का जमाना कुछ और है। आज आप एप्लीकेशन, आप अर्जी नहीं लगाते हो। आज वो लोग आपको अप्रोच करते हैं कि प्लीज हमारी सिम ले लीजिए, आप बस बुक कीजिए, विद इन 3-4 आवर्स हम आपकी सिम सारी सर्विसेज एक्टिवेट कर देंगे। ये बदला है दोस्तों पिछले 20 से 25 सालों में। आज हम मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में जी रहे हैं, राइट? आज से 20 साल पहले दोस्तों क्या कार जब आप खरीदने जाते थे तो इतनी वैरायटीज और इतने ऑप्शंस थे? कुछ इक्का दुक्का कंपनीज थी, उनके कुछ इक्का दुक्का मॉडल थे। जैसे मारुति की बात करें तो क्या 1-2 मॉडल आते थे, है ना? एक तो वो मारुति 800 आती थी और वो ओमनी वैन आती थी, राइट? वो मुश्किल से फिंगर टिप्स पर हम काउंट कर सकते हैं कि कार लेनी है तो ये रही 5 वैरायटीज। आज की तारीख में कई सारी तो कंपनीज हैं, उनके कई सारे मॉडल्स और वेरिएंट्स हैं। यानी जो मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। अब इस मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में किस तरीके से सर्वाइव किया जाए दोस्तों? अब आपके जो जॉब्स है वो ज्यादा चैलेंजिंग है एज कंपेयर टू आज से 25 साल पहले अगर आप सीए बनते और जॉब करते तो, राइट? तो आज की तारीख में अगर हमें मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना है देन वी नीड सम स्किल्स, राइट? वो क्या स्किल्स है दोस्तों हम यहां पर देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल one of the concept that we are going to learn is total quality management। आज की तारीख में दोस्तों जनता क्या मांगती है? आप यहां पर क्यों आए हो? क्वालिटी, राइट? तो दोस्तों क्वालिटी किस तरीके से मैनेज की जाए वो हम कहां पर सीखते हैं? यहां पर सीखते हैं, राइट? क्वालिटी मैनेजमेंट इज लिटरली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप अपने सेलफोन की सिम निकाल कर फेंक दोगे अगर उसमें क्वालिटी नेटवर्क नहीं आया तो। डू यू एग्री? यस। अब इजीली पोर्ट कर जाओगे। आप बोलोगे कंपनी को आप डराते हो, पता है?
जब आप कस्टमर केयर पर फोन करते हो ना, तो आप उनसे दब के बात नहीं करते, आप उनको डराते हो कि मैं ये डिस्कनेक्ट कर दूंगा और जियो के सिम है तो मैं एयरटेल में पोर्ट कर लूंगा, एयरटेल है तो इधर आ जाऊंगी। यस, दैट्स अ पावर दैट वी हैव गॉट। अब आप सोचो कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो, मैनेजमेंट की तरफ से हो, तो यू हैव टू मेक श्योर कि हर वक्त आप क्वालिटी प्रोवाइड करें, क्योंकि जिस दिन आपने अपनी क्वालिटी गिराई उस दिन आप मार्केट से बाहर हो जाओगे विद इन 2-3 ईयर्स, राइट। आज से 25 साल पहले जब बिजनेस किया जाता था ना, तो ब्रांड नेम जमाने में 5 से 10 साल लग जाते थे। आज की तारीख में ब्रांड नेम उससे जल्दी बनता है और उससे ज्यादा जल्दी बिगड़ता है। बिकॉज अगर आपने थोड़ी सी भी क्वालिटी बिगाड़ी, तो आज की तारीख में सोशल मीडिया की पावर है कस्टमर के पास, वो आपको ट्विटर पर टैग कर देगा, वो आपको फेसबुक पर इस तरीके से, क्योंकि बहुत तेजी से इंफॉर्मेशन स्प्रेड होती है, तो यू हैव टू ऑलवेज टेक केयर कि मैं क्वालिटी सुपीरियर प्रोवाइड करूं, क्योंकि मैंने जरा से भी गलती करी तो पता चलेगा कि एक बड़ा सा माहौल मेरे खिलाफ क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो अब कैसे सरवाइव करना, यू हैव टू इंप्रूव द क्वालिटी, बिजनेस एक्सीलेंस अचीव करना, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। दोस्तों एक बात बताओ, जब आप मुझसे ये स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के बारे में सुन रहे हो, आपको क्या कॉस्टिंग का कैलकुलेटर याद आ रहा है या आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट याद आ रहा है ना? क्या आपको कॉस्टिंग कैलकुलेटर याद है? नहीं, राइट। तो मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूं कि जो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है ना, उसमें 50% ही रोल सिर्फ कैलकुलेटर का रह गया, रिमेनिंग 50% इज ऑल अबाउट स्ट्रेटजीज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड सो ऑन, राइट। ओके, ये थे दोस्तों हमारे वो टॉपिक्स जो कि किससे रिलेटेड थे, हमारे पहले ऑब्जेक्टिव यानी कि कॉस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। व्हाट वाज आवर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव? It was decision making, right? Okay, so डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक्स है जो हमें पढ़ने हैं। ओके, तो दोस्तों इसमें जो सबसे पहला ही टॉपिक हमें पढ़ना है वो है डिसीजन मेकिंग। हियर वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू टेक वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजंस। किन किन तरह के डिसीजंस की सिचुएशन आपके सामने आ सकती है जब आप बिजनेस मैनेजमेंट कर रहे हो तो, राइट। और उन डिसीजंस को किस तरीके से लिया जाए वो हम यहाँ पर सीखेंगे, है ना। मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल रखता हूं सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि आखिर किस तरीके से डिसीजन मेकिंग की जाती है। लेट्स से दोस्तों कि एक आइसक्रीम की शॉप है ना, और आइसक्रीम की शॉप में ये जो व्यक्ति आइसक्रीम सेल करता है, ये आइसक्रीम सेल करता है 25 रुपीज में, और आइसक्रीम की जो इसकी ओवरऑल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, दैट इज 22 रुपीज। 22 रुपीज, हाउ डिड ही अराइव एट दिस नंबर? क्योंकि 20 रुपीज में तो वो आइसक्रीम खरीदता ही है, परचेस करता है, राइट, है ना। फिर उसके बाद ये शॉप मेंटेन करता है, शॉप का किराया, शॉप पर जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, राइट। तो ये सारे भी उसके कौन कौन से खर्चे मैंने बोल दिए? शॉप का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल और शॉप पर जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी, राइट। लेट्स से कि इसका महीने भर में टर्नओवर है 10,000 यूनिट्स, यानी 10,000 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम सेल करता है, और इसकी जो ओवरऑल ये वाली जो दूसरी कॉस्ट है ना, वो आती है 2 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। ओके, सो 2 रुपीज पर यूनिट आती है कॉस्ट, है ना। कितनी यूनिट सेल करता है महीने भर में? 10,000 यूनिट्स, यानी ओवरऑल इसका सैलरी, रेंट और ये सब मिलाकर 20,000 रुपए महीना हो जाता है, और प्लस ये 20 रुपीज में आइसक्रीम सप्लायर से खरीदता है, राइट। ओके, क्या आप इसका कॉस्ट कंपोजिशन समझ गए हैं? जी हाँ, 20 रुपीज इज द परचेज वैल्यू, प्लस मेरा जो दूसरा सारा खर्चा हो रहा है दैट इज 20,000 रुपीज, डिवाइडेड बाय हाउ मेनी यूनिट्स? 10,000 यूनिट्स, 2 रुपीज पर यूनिट यहाँ पर उसको लग रहे हैं, तो इसकी ओवरऑल कॉस्ट कितनी आती है? 22 रुपीज इसकी ओवरऑल कॉस्ट आती है। इज दैट क्लियर? ओके, कितने में सेल करता है ये आइसक्रीम? 25 रुपीज में, है ना। दोस्तों वन फाइन डे इसकी शॉप पर एक कस्टमर आया, और उस कस्टमर ने बोला कि मुझे आइसक्रीम चाहिए। इस दुकानदार ने क्या किया? काउंटर से निकालकर उसको आइसक्रीम दे दी, राइट। और दुकानदार ने बोला 25 रुपए, 25 रुपीज। उसने कहा नहीं, मुझे आइसक्रीम नहीं खरीदना, 25 रुपीज मैं नहीं पे करूंगा। दुकानदार ने कहा दिस इज द प्राइस एट विच आई सेल आइसक्रीम एट द रेट ऑफ 25, लुक एट द बोर्ड, फिक्स प्राइस शॉप, 25 रुपीज में मैं सेल करूंगा। इसने बोला नहीं, पर मुझे तो 25 में नहीं खरीदना, मुझे तो कम में खरीदना है। दुकानदार ने सोचा कोई बात नहीं, मेरा फिर भी कितना रुपया मार्जिन है? 3 रुपया मार्जिन है, 22 रुपीज है मेरी कॉस्ट, और 25 रुपीज है सेलिंग प्राइस, 3 रुपीज मार्जिन है। बंदा बोल रहा है चल एक काम करना 24, चलो रखो, राइट। उसने बोला नहीं, मुझे 24 में, ग्राहक ने बोला मुझे 24 में भी नहीं खरीदना। दुकानदार ने कहा अजीब ग्राहक है, 25 लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस और बोलता है मैं 24 दे रहा हूँ, 24 में भी नहीं खरीदना। दुकानदार ने फिर भी सोचा ठीक है 24 माइनस 22 मेरा मार्जिन अभी भी कितना है? 2 रुपीज है। एक काम करो चलो
रखो आप 23 रुपीज में रखो, राइट, ओके, कोई बात नहीं, 23 माइनस 22 फिर भी कितना, 1 रुपया तो आएगा भाई, जेब से तो कुछ जा ही नहीं रहा है, राइट, ओके, 1 रुपया आ ही रहा है। तो इसने कहा चलो 23 रुपीज का सेलिंग प्राइस, अब तो आपको आइसक्रीम लेनी पड़ेगी। ग्राहक ने ससम्मान उनका हाथ पीछे करा और बोला नहीं मैं तो 23 में भी आइसक्रीम नहीं खरीदूंगा। दुकानदार ने कहा एक काम करो फिर आप बता दो आप कितने में खरीदना चाह रहे हो। तो कस्टमर ने बोला कि ये आइसक्रीम मैं 21 रुपए में, 21 रुपीज में खरीदूंगा। दोस्तों एक बात बताओ, क्या अब ये दुकानदार उसको आइसक्रीम देगा 21 रुपीज में? क्या बट सिंपली से कि यार 22 रुपए में तो घर में पड़ रही है, ऐसे सुने होंगे ना आपने वर्ड्स कभी शॉपिंग का, 22 रुपए में तो घर में पड़ रही है, राइट, दुकान में पड़ रही 22 रुपए में, और सामने वाला कितना रुपया देने को तैयार है? सिर्फ 21 रुपए, 21 रुपीज। दुकानदार ने कहा आई एम सॉरी, मैं आपको आइसक्रीम नहीं दे सकता। कस्टमर ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं मेरा ऑर्डर किसी और शॉप पर जाकर दे दूंगा। दुकानदार ने कहा एक मिनट, आपने क्या वर्ड बोला? ऑर्डर मतलब, ऑर्डर मतलब क्या? उसने कहा हाँ मुझे 1000 आइसक्रीम खरीदनी थी, हमारे यहाँ पर कुछ पार्टी है तो उसके लिए मुझे 1000 आइसक्रीम का ऑर्डर देना था। दोस्तों एक बात बताइए, क्या 21 रुपीज में फिर भी सेल करना लॉजिकल है, या स्टिल हमें ये डिसीजन लेना चाहिए कि हमें उसको सेल नहीं करना चाहिए? हाँ जी, 21 रुपीज में क्या हमें उस कस्टमर को आइसक्रीम सेल करना चाहिए या नहीं? आप कह रहे हैं हाँ सेल करना चाहिए, आप कह रहे हैं हाँ करना चाहिए, आप कह रहे हैं हाँ करना चाहिए। कैसे यार, 22 रुपीज तो कॉस्ट है। वेरी गुड, राइट, आप जानते हैं दोस्तों कि 20 रुपीज ही मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, उसके ऊपर जो 2 रुपीज की कॉस्ट लग रही है वो कैसे आई है? 20,000 रुपीज का मेरा रेंट प्लस इलेक्ट्रिसिटी प्लस स्टाफ की सैलरी है, डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट्स जो मैं यूजुअली सेल करता हूं, तो मेरा फिक्स कॉस्ट कितना आया? एक तरीके से 2 रुपीज पर यूनिट। लेकिन एक मिनट, क्या हम इसको अगर 1000 आइसक्रीम सेल करेंगे तो क्या हमारा रेंट बढ़ जाएगा? क्या स्टाफ हमसे ज्यादा सैलरी मांगेगा? क्या इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ जाएगा? नहीं, राइट, सारी चीजें वैसी की वैसी रहेंगी। इनफैक्ट इसको अदर वे अराउंड सोचते हैं कि कोई बात नहीं ना, 1000 आइसक्रीम का ऑर्डर है, हम इसको कितने में सेल कर रहे हैं? 21 में, और लेंगे कितने में आइसक्रीम? 20 में। 20 में लिया और 21 में सेल कर रहा, यानी 1 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन आया। 1000 आइसक्रीम्स, 1000 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन आया, दैट वुड एक्चुअली हेल्प मी टुवर्ड्स रिकवरी ऑफ माय फिक्स कॉस्ट, राइट। दोस्तों यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम लाइफ में डिसीजन लेंगे तो जितनी सारी कॉस्ट हमारे सामने रखी हुई है, क्या वो सारी कॉस्ट रेलेवेंट होंगी डिसीजन लेने में यूज करनी है? कुछ कुछ कॉस्ट तो इररेलेवेंट होंगी जिनको हटा देना होगा, कुछ कुछ कॉस्ट इररेलेवेंट होंगी जिनको हमको हटा देना होगा कि यार ये कॉस्ट को मत कर कंसीडर, क्योंकि अगर इस कॉस्ट को कंसीडर किया तो डिसीजन उल्टा गलत आ जाएगा, राइट। दोस्तों ये हम सीखेंगे कहां पर? हमारे टॉपिक में कॉल्ड एज रेलेवेंट कॉस्ट, राइट। इसके बाद काफी सारे नाम लिखे हुए, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, मेक और बाय और की फैक्टर। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग तो पढ़ा हुआ है ना सीए इंटरमीडिएट में, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, यस, ओके। दोस्तों हमारा जो सिलेबस है ना उसका जो प्रैक्टिकल पोर्शन है और जो थ्योरी पोर्शन में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, उन सब का आधार ही पता है क्या बनता है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो ये वो चीज है जो मुझे यहां पर रिपीट करनी पड़ेगी, जो सीए इंटरमीडिएट में थी, राइट, लेकिन वो सीए फाइनल के स्टडी मटेरियल में भी है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, बिकॉज एक्चुअली एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉर्म्स द बेस फॉर एंटायर प्रैक्टिकल पार्ट, राइट। और वो क्यों फॉर्म करता है बेस, वो हम समझेंगे जब हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग समझेंगे, राइट, ओके। दोस्तों इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा प्राइसिंग डिसीजंस, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। रिलायंस जियो की सक्सेस के पीछे क्या राज है? आप बताइए क्या राज है? प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, यस। इनिशियल 3 मंथ्स फ्री। आपको पता होगा जब रिलायंस जियो लॉन्च हुआ था ना, उसके पहले अगर आप एयरटेल या वोडाफोन या आइडिया की सिम लेते थे ना, तो सिम खरीदने के चार्जेस लगते थे, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज। क्यों? रजिस्ट्रेशन चार्ज, ठीक है, लगते हैं तो लगते हैं। रिलायंस जियो ने क्या बोला? नो रजिस्ट्रेशन चार्ज, ले जाओ फ्री में, ले जाओ सिम, 3 मंथ्स चलाओ। कितना डेटा? अनलिमिटेड डेटा। कॉल कर सकता हूँ, हाँ कर। मैसेज, वाउचर नहीं, नो नथिंग, ले जाइए आप सिम और इन सारी सर्विसेज को यूज करें। 3 मंथ्स के बाद ऑफर हैज अगेन बीन एक्सटेंडेड फॉर अनदर 3 मंथ्स। फ्री वाला ऑफर कितने महीने चला? 6 महीने चला। मार्केट में तहलका मच गया, यार रिलायंस जियो फ्री में दे रहा है चीजें, और वो लोगों को देखो 300 रुपया लेते हैं हमसे महीने का, और 300 MB डेटा दे रहे हैं, और ये जीबी में डेटा दे रहा है। फिर उसके बाद क्या रिलायंस जियो ने एकदम से प्राइस बढ़ा दिया? ग्रेजुअली प्राइस बढ़ाई।
इट वॉज पार्ट ऑफ ओवरऑल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। थिंक ऑफ इट कि अगर आज से 5 साल पहले रिलायंस जियो आपसे बोलता है नहीं 300 रुपए महीने लगेंगे, क्या आपके सेल फोन में भी रिलायंस जियो की सिम होती? नहीं, ये बट सिंपली से एयरटेल बढ़िया चल रहा है, नो प्रॉब्लम, 300 रुपया। तो दोस्तों कंपनी को क्रिएट करने में, कंपनी को आगे बढ़ाने में, कंपनी की लॉन्ग टर्म सक्सेस में एक बहुत बड़ा रोल कौन प्ले करता है? प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, राइट? ओके, अच्छा ये रिलायंस जियो की प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज थी। एप्पल क्या यही वाली प्राइसिंग स्ट्रेटेजी यूज करता है या वो अलग स्ट्रेटेजी यूज करता है? अलग स्ट्रेटेजी। सो देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज दैट अ बिजनेस मैनेजर शुड नो, राइट? ताकि वो मार्केट में कंपटीशन को सरवाइव कर पाए, राइट? वो क्या क्या प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज होती है, प्राइसिंग से रिलेटेड डिसीजंस किस तरीके से लिए जाते हैं, वो हम यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है? ओके, ये हमारे वो टॉपिक्स हो गए जो किससे रिलेटेड है? डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड, है ना? एक और कौन सा था आखिरी ऑब्जेक्टिव? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, राइट? अब हम वो टॉपिक्स देखेंगे जो हमारे सिलेबस में परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन से रिलेटेड है। ओके दोस्तों, इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट, राइट? एक पूरी कंपनी, है ना, थिंक ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी, फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, राइट? डोंट यू थिंक कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बिजनेस डिविजन्स के बिजनेस मैनेजर्स के मिडिल लेवल मैनेजर्स के लोअर लेवल एम्प्लॉइज कैसा परफॉर्म कर रहे हैं वो इवैल्यूएट करना जरूरी है या नहीं है? बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने परफॉर्मेंस इवैल्यूएट नहीं करी तो जो व्यक्ति अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है वर्सेस जो एम्प्लॉय बुरी परफॉर्मेंस दे रहा है, खराब परफॉर्मेंस दे रहा है, आप उनके बीच में फर्क नहीं कर पाएंगे और आप दोनों को प्रमोशन देंगे, जिससे किसका दिल टूटेगा? वो एम्प्लॉय जो दिल लगाकर काम कर रहा है, राइट? जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, राइट? तो दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन में उस व्यक्ति को प्रमोट करना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, राइट? लेकिन उसके लिए हमें परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना आना चाहिए एम्प्लॉइज का। सिमिलरली दो डिविजन्स हैं और वो दो डिवीजन किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं उसका भी हमें परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना आना चाहिए, राइट? अब बहुत सारी टेक्निक्स होती है, मैं अभी आपको नाम सुनाऊंगा तो आप आश्चर्य कर जाएंगे। परफॉर्मेंस पिरामिड, परफॉर्मेंस प्रिज्म, बैलेंस स्कोर कार्ड, दोस्तों ये सारी टेक्निक्स होती हैं किससे रिलेटेड? परफॉर्मेंस मेजरमेंट से रिलेटेड, राइट? देखेंगे दोस्तों हमें यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है। यस, बैलेंस स्कोर कार्ड, परफॉर्मेंस पिरामिड, बेंचमार्किंग और अभी बहुत सारे नाम हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे नहीं है, राइट? इतने सारी टेक्निक्स हमें परफॉर्मेंस मेजरमेंट से रिलेटेड पढ़नी है, राइट? आज की तारीख में आपको पता होगा रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स बहुत ही स्ट्रिक्ट हो चुकी है, राइट? और हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को हाईएस्ट लेवल पर लेकर जाए, क्योंकि जितनी क्लैरिटी के साथ रिपोर्टिंग होगी, जितनी ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग होगी, उतना ज्यादा इन्वेस्टर्स हम पर ट्रस्ट करेंगे, उतना लो कॉस्ट में हम अपने आप की फंडिंग कर पाएंगे, राइट? तो दोस्तों उसके लिए आपको अपनी परफॉर्मेंस तो लोगों के सामने बतानी पड़ेगी, राइट? और परफॉर्मेंस किस तरीके से मेजर करते हैं उसका तरीका भी सही होना चाहिए, उसका प्रेजेंटेशन भी सही होना चाहिए। वो कैसे करते हैं वो हम यहाँ पर सीखेंगे। आप समझ रहे हैं जितने सारे आपके मेरे बीच अभी टॉपिक डिस्कस हुए ना, वो सारे टॉप मैनेजमेंट से रिलेटेड है। यस, टॉप मैनेजमेंट ये सारी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, किस तरीके से परफॉर्मेंस को प्रेजेंट करना, एक स्ट्रेटेजी बनाना, एक मेथोडोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन में बताना कि हम किस तरीके से हमारी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, उसका सिस्टम हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो सारी चीजें हम यहाँ पर सीखेंगे, राइट? दोस्तों एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। लेट अस से कि हमारे यहाँ पर दो सेल्समैन हैं और पहला सेल्समैन नंबर 1 10 लाख रुपीस पर मंथ का सेल करता है। दूसरा सेल्समैन है सेल्समैन नंबर 2, वो 6 लाख रुपीस पर मंथ का सेल करता है। दोनों में से किसकी परफॉर्मेंस अच्छी? 10 लाख रुपीस, फॉर ऑब्वियस रीजन बिकॉज वो हमें 10 लाख रुपीस का बिजनेस लाकर दे रहा है। हकीकत यह है कि वो जो 6 लाख रुपीस का सेल कर रहा है ना, उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी। मैं आपको समझाता हूं आखिर क्यों। क्योंकि जो जो बंदा 10 लाख रुपीस का सेल कर रहा है ना, वो क्या कर रहा है? वो कस्टमर्स को कैप्चर तो कर रहा है, लेकिन कस्टमर से जैसे ही ऑर्डर बुक हुआ वो उसके बाद उस कस्टमर पर ध्यान देना छोड़ देता है। यानी बड़ी बात नहीं कि वो उस कस्टमर का कॉल भी ब्लॉक कर दे तो, राइट? क्योंकि उसने सेल तो कर ही दिया है, अब ऑर्डर तो बुक हो ही गया, अब मुझे फोन भी उठाने की जरूरत। नाउ लेट अस फोकस ऑन अनदर कस्टमर। क्या करना, इसके तो पैसे आ गए और सेकंड से पैसे आ गए, लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड कस्टमर, राइट? ओके, यानी कि ये क्या करता है, कई बार सेल करने के लिए झूठे वादे भी कर देता है, ऊपर नीचे बात भी कर देता है और सेल करता है। और कितने रुपीस का सेल कर रहा है? 10 लाख रुपीस। खैर वो जो 10 लाख रुपीस का सेल कर रहा है उससे कंपनी की आज की परफॉर्मेंस तो सुधर गई है, लेकिन आप जानते हो कि अगर हमने कस्टमर से झूठे वादे किए, अगर हमने उसको आफ्टर सेल सर्विस सपोर्ट नहीं दिया, हमने उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया,
तो क्या वो दूसरे कस्टमर्स को रिकमेंड करेगा? नहीं। एक नेगेटिव माहौल हमारी कंपनी के खिलाफ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बन जाएगा और फिर पता चलेगा कि हमारी लॉन्ग रन परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी, राइट? इसी के विपरीत वो जो सेल्समैन बी है, ही पेज प्रॉपर अटेंशन टू ईच एंड एवरी कस्टमर, जिसकी वजह से माना इसका सेल्स थोड़ा सा कम होता है, लेकिन ये कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इंश्योर करता है, जिससे वो कस्टमर्स आगे जाकर तारीफ करेंगे और कस्टमर्स लेकर आएंगे, राइट? लेकिन नहीं, हम तो परफॉर्मेंस ऐसे ही मेजर करते हैं कि किसका सेल्स ज्यादा, उसकी अच्छी परफॉर्मेंस। नहीं दोस्तों, यही तो आपको यहां पर परफॉर्मेंस मेजरमेंट में सिखाया जाएगा, दैट देयर शुड बी ए बैलेंस्ड अप्रोच। क्या होनी चाहिए? बैलेंस्ड अप्रोच। आप यहां पर पहले टॉपिक का नाम भी देख पा रहे हैं, बैलेंस स्कोर कार्ड, यानी आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को भी टेक इनटू अकाउंट करना है। अब आप नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को कैसे टेक इनटू अकाउंट करेंगे, वो सब हम यहां पर सीखेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। बहुत सारी टेक्निक्स हम यहां पर सीखेंगे। फॉर एग्जांपल देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड एज ट्रिपल बॉटम लाइन, राइट? तो अब एनवायरमेंटल से रिलेटेड रिपोर्टिंग किस तरीके से करना, क्या एक कंपनी एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल तरीके से परफॉर्मेंस दे रही है या नहीं, वो सारी चीजें भी यहां पर काउंट होंगी, राइट? ओके दोस्तों, इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग। एक मिनट, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में ये चैप्टर क्या कर रहा है? यस दोस्तों, जब भी किसी गुड्स का प्रोडक्शन होता है तो क्या प्रोसेस 1 में ही सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है या इट टेक्स सो मेनी प्रोसेसेस? इट टेक्स सो मेनी प्रोसेसेस, राइट? लेट अस से कि एक गुड्स को प्रोसेस करने में देयर आर 10 प्रोसेसेस दैट आर इन्वॉल्वड, राइट? ओके, और 10th प्रोसेस में जाकर वो गुड्स बिक जाता है। अब दोस्तों, जो सेल्स रेवेन्यू बुक होगा वो तो सीधे कहां पर बुक होगा? सबसे आखिरी में, यानी सारा प्रॉफिट कहां इकट्ठा हो जाएगा? उस डिवीजन में। लेकिन आप एक बात बताइए, क्या वो प्रॉफिट अर्न करने में सिर्फ आखिरी डिवीजन ने रोल प्ले किया है या सारे के सारे डिविजन्स ने रोल प्ले किया? सारे डिविजन्स ने रोल प्ले किया है। अब हम आखिर इन सारे डिविजन्स की परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करें? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सारे डिविजन्स के बीच में गुड्स ट्रांसफर करते वक्त ट्रांसफर प्राइसिंग मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा, ताकि हम हर इंडिविजुअल डिवीजन की प्रॉफिटेबिलिटी को इवैल्यूएट कर पाए। हो सकता है कि इस बीच हमें एक बात पता चल जाए कि जो हमारा डिवीजन 5 है वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, वो लॉस मेकिंग है, क्योंकि वो जो काम कर रहा है उस काम को करने में कॉस्ट लगनी चाहिए, लेट अस से 25 रुपीज लगनी चाहिए, 25 रुपीज, और वो लगा रहा है 35 रुपीज। वी माइट टेक अ डिसीजन टू आउटसोर्स द वर्क ऑफ डिवीजन 5। यार ये जो डिवीजन 5 जो काम कर रहा है, एक काम करो वो एक आउटसाइडर से करवा लो, क्योंकि वो कम में कर रहा है, राइट? तो दोस्तों, डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग भी क्या करता है? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करने में मदद करता है, राइट? ओके दोस्तों, इसके बाद हमारा एक और टॉपिक है कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, राइट? स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। एक बात बताइए, वर्ड यहां पर ऑपरेटिंग इनकम आपका जाना पहचाना है क्या? यस, सीए इंटरमीडिएट, लेवरेजेस चैप्टर, income statement, sales minus variable cost gives you, contribution minus fixed cost gives you EBIT, and EBIT is also known as operating income, है ना? operating income बोलते हैं लूज सेंस में हम EBIT को, यस। लेकिन क्या आप और मैं यहां पर ऑपरेटिंग इनकम कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, या इनकम तो है हमारे पास? इनकम है। वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू एनालाइज दी ऑपरेटिंग इनकम, राइट? हो सकता है कि कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जिसके सैकड़ों प्रोडक्ट्स हों, और उन सैकड़ों प्रोडक्ट्स में हो सकता है कि ओवरऑल बेसिस पर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड प्रॉफिटेबल हो, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो कि लॉस मेकिंग प्रोडक्ट हो। अब ये कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट लॉस मेकिंग है, राइट? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमाइन करनी पड़ेगी, राइट? दोस्तों, उसी तरीके से अगर आप और मैं एक बैंक की बात करें, तो बैंक के बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं। अब बैंक के कुछ कस्टमर्स के साथ बैंक की प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप होती है, और कुछ कस्टमर्स के साथ लॉस रिलेशनशिप होती है, राइट? तो यहां पर कैसे छांटना, आखिर प्रोडक्ट वाइज छांटना, कस्टमर वाइज छांटना, वो सारी चीजें हम कहां पर समझेंगे? स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम में समझेंगे, राइट? तो दोस्तों, ये था हमारे सिलेबस का ओवरव्यू। अब यहां पर ओके, एक और कैटेगरी है यहां पर, दैट इज मैनेजरियल कंट्रोल। ओके, काफी लेंथी सिलेबस है दोस्तों। हाँ, यहां पर हम क्या सीखने, ओ ये तो पढ़ा हुआ है, बजटरी कंट्रोल। बजट बनाते थे ना, कैश बजट बनाते थे, लॉन्ग टर्म बजट बनाते थे, राइट? ओके दोस्तों, बजटरी कंट्रोल चैप्टर में खुशी की बात यह कि आपको और मुझको बजट नहीं बनाना है। बजट बनाना तो आप ऑलरेडी सीख कर आए हुए हैं। बजटरी कंट्रोल में हम बजटिंग की टेक्निक समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द टेक्निक इज नो बजटिंग।
बियॉन्ड बजटिंग। बियॉन्ड बजटिंग का मतलब होता है कि बजट ही मत बनाओ। सर क्या बात करें, बजट नहीं बना? यस, डोंट मेक एनी बजट। It is one of the techniques which is being adopted by some of the companies in real world. Don't prepare any budget. Sir, how come that's possible? Yes, that's possible. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कई बार ऐसा होता है कि आपने बजट बनाया, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी सेल्समैन को टारगेट दिया कि आपको 10 लाख रुपीस का सेल्स अचीव करना है। वो क्या करेगा, वो पूरी कायनात इसमें भिड़ जाएगी कि मेरा सेल कितना हो, 10 लाख रुपीस हो। और जैसे जैसे वो अपने टारगेट के नजदीक आता जाएगा, ही वुड गो रिलैक्स कि यार हाँ, अब मेरा टारगेट अचीव हो रहा है। कितना अच्छा होता, काश आप उसे टारगेट ही नहीं देते। खुला मैदान है, जहां पर सिक्सर लगाना है लगाओ, राइट। तो फिर दोस्तों उस केस में हो सकता है वो 15 लाख का सेल लेकर आ जाता है, 20 लाख का सेल लेकर आ जाता है, क्योंकि आपने बजट बना दिया, यानी आपने अपने आप के लिए टारगेट्स डिसाइड कर लिए। और जैसे ही वो टारगेट नजदीक होने आते हैं, अपनी सेटिस्फाइड फील करती कि हाँ मेरे टारगेट अचीव हो गए। डोंट कीप एनी टारगेट, सेट करो ही मत आप टारगेट्स। और बिना टारगेट के जितना आप परफॉर्म कर सकते हो उतना आप परफॉर्म कर दो, राइट। शाहरुख खान की वो मूवी याद होगी, ये 70 मिनट, जी भर के खेलो 70 मिनट। बस ये वही है कि आप जी भर के अपनी परफॉर्मेंस दो, आप अपने लिए टारगेट मत सेट करो, जितनी परफॉर्मेंस अच्छी दे सको दो, राइट। तो इतनी, ये जो टेक्निक है इट इज वन ऑफ द टेक्निक। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स है जो कि हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, राइट। ये प्रैक्टिकल चैप्टर नहीं है बजटरी कंट्रोल, इट इज अ थ्योरेटिकल चैप्टर इन आवर सिलेबस। ओके दोस्तों, एक और चैप्टर है यहाँ पर, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। ओके यस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में दोस्तों हम क्या करते हैं, वी कंपेयर एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी, राइट। यानी कि आखिर हमारे टारगेट्स क्या थे, आखिर हमारे बजट्स क्या थे, आखिर हमने स्टैंडर्ड्स क्या सेट करे थे, और आखिर एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी रही। तो ये तो रिपीट हो रहा है चैप्टर, इंटरमीडिएट में भी था। नो दोस्तों, इंटरमीडिएट में आपने क्या सीखा था, मटेरियल्स के वेरिएंसेस सीखे थे, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स ओवरहेड्स, और ज्यादा से ज्यादा सेल्स। लेकिन दुनिया उससे कहीं आगे पहुंच चुकी है। देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज रिकंसिलिएशन ऑफ बजटेड प्रॉफिट्स विद एक्चुअल प्रॉफिट्स। ये आपने थोड़ा ना सीखा हुआ है, रिकंसिलिएशन ऑफ बजटेड प्रॉफिट्स विद एक्चुअल प्रॉफिट। इसको ऐसे सोचो, आपने साल की शुरुआत में बजट बनाया, बजटेड सेल्स, बजटेड कॉस्ट, बजटेड प्रॉफिट। साल के दौरान आपने परफॉर्मेंस करी, और साल के एंड में आपके पास एक्चुअल रिजल्ट यानी एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल कॉस्ट एंड एक्चुअल प्रॉफिट। वेरिएंसेस होते ही क्या हैं, डिफरेंस। तो जब आपने डिफरेंसेस निकाल लिए हैं, तो यू कैन यूज दिस डिफरेंसेस यानी कि वेरिएंसेस टू रिकंसाइल योर बजटेड प्रॉफिट विथ योर एक्चुअल प्रॉफिट्स, राइट। ओके, there is something called as reverse calculation। यूजुअली हम सीए इंटरमीडिएट लेवल पर क्या करते हैं कि वो लोग हमें डेटा देते हैं और हम वेरिएंसेस कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। दोस्तों आईसीआई को ज्यादा मजा किसमें आता है कि सीधे नहीं चलना है, उल्टे चलना है। जैसे आपने इंटरमीडिएट के एफएम में देखा था, रेशियो एनालिसिस चैप्टर में आप रेशियो वेशियोज नहीं कैलकुलेट करते थे, रेशियोज तो प्रिंट करके देते थे कि करंट रेशियो ये रहा, इससे टेस्ट रेशियो ये रहा, और आपने क्या करना पड़ता था आपको मालूम है, आपको बैलेंस शीट और पीएनएल रिवर्स में कंस्ट्रक्ट करना पड़ता था। वैसा ही मजा दोस्तों यहां पर आने वाला है। ये लोग हमें वेरिएंसेस कैलकुलेट करके दे देंगे और हमसे क्या पूछेंगे, बताओ कि आखिर बजटेड फिगर्स कैसे दिख रहे थे, या बताओ कि एक्चुअल इनकम स्टेटमेंट आखिर क्या रहा होगा, राइट। वो चीज हम यहां पर सीखेंगे, राइट। फिर दोस्तों इस चैप्टर के अंदर देयर इज वन मोर यूनिट दैट इज कॉल्ड एज एडवांस्ड वेरिएंसेस। एडवांस्ड वेरिएंसेस में वो वेरिएंसेस आएंगे जो ना आपने और मैंने कभी देखे हैं ना सुने हैं, राइट। सो देयर आर 8 to 10 टाइप्स ऑफ एडवांस्ड वेरिएंसेस जो कि हम यहाँ पर सीखेंगे। यानी नाम ऊपर से सेम दिख रहा है लेकिन अंदर जो कंटेंट है दैट इज एंटायरली डिफरेंट, राइट। तो दोस्तों ये सारी चीजें, ये हुआ हमारे सिलेबस का इंट्रोडक्शन। एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में दोस्तों कुल मिलाकर 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले तरह के क्वेश्चन होते हैं, दे आर कॉल्ड एज स्किल असेसमेंट बेस्ड क्वेश्चन। स्किल असेसमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। ये यूजुअली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, बट यस दे आर कपल्ड विद अ डीप एनालिसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट टॉपिक। यानी कि यहां पर आपको प्रैक्टिकल तो सॉल्व करना ही करना है, साथ ही साथ जो आपने सॉल्व किया उसके ऊपर आपको कमेंट्स, उसका एनालिसिस, ये सारी चीजें भी प्रेजेंट कर दी, राइट। दूसरे तरह के क्वेश्चंस दोस्तों एग्जाम में आते हैं, दे आर केस सिनेरियोस, राइट। केस सिनेरियोस यूजुअली क्या होंगे कि हमने कोई टॉपिक पढ़ा, फॉर एग्जांपल हमने जस्ट इन टाइम पढ़ा, राइट। अब जस्ट इन टाइम
टॉपिक पर एक छोटा सा उन्होंने केस सिनेरियो हमारे सामने प्रेजेंट करा कि कंपनी को ये पर्टिकुलर डिफिकल्टी आ रही है। मिस्टर सीए प्लीज बताएं कि आखिर कंपनी कैसे कम अक्रॉस करे इस पर्टिकुलर सिचुएशन को, राइट। तो आपको कुछ टेक्निक वहां पर सजेस्ट करनी पड़ेगी कि कंपनी अगर ये टेक्निक लगा देगी तो कंपनी की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, राइट। ओके, एंड देन देयर इज अनदर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस एंड दिस आर कॉल्ड एज केस स्टडीज, राइट। क्या आप डिफरेंस समझ रहे हैं केस सिनेरियो में और केस स्टडी में? कौन ज्यादा डिटेल्ड, कौन ज्यादा लेंथी होगा? केस स्टडी, राइट। यानी केस सिनेरियो यूजुअली एक सिंगल प्रॉब्लम पर फोकस करता है, राइट, जिसको सॉल्व करने के लिए एक सिंगल टेक्निक अगर हमने अप्लाई कर दी वो सिंगल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन केस स्टडी एक पूरा का पूरा सिनेरियो हमारे सामने रखेगी कि ये कंपनी के ऑपरेशन से, कंपनी के डिवीजन ए में ये हो रहा है, कंपनी के डिवीजन बी में ये हो रहा है, कस्टमर साइड से ये प्रॉब्लम है, सप्लायर साइड से ये प्रॉब्लम है। अब मिस्टर सीए प्लीज यहाँ पर एनालाइज करें कि कंपनी के सामने आखिर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कंपनी आखिर क्या 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 करे ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर पाए, अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर पाए, कस्टमर को सेटिस्फाइड रख पाए, अपने स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई रख पाए, राइट। तो यहाँ पर मल्टीपल टेक्निक्स आपको लगानी पड़ सकती है। इज दैट क्लियर? तो ये 3 तरह के क्वेश्चन दोस्तों हमारे पेपर में आज की तारीख में आते हैं, है ना। ओके दोस्तों, जब मैंने आपको टॉपिक्स का इंट्रोडक्शन दिया तो क्या मैंने आपको ये बताया कि डिसीजन मेकिंग कितने मार्क्स का आएगा, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस कितने मार्क्स का आएगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? ऐसा कुछ भी सीए फाइनल लेवल पर एससीएम एनपीई के पेपर में नहीं होता है। हाँ, अगर आप मुझसे एसएफएम पढ़ते हो ना तो मैं उसमें बताता हूं कि डेरिवेटिव्स रफली इतने मार्क्स का आएगा, फॉरेक्स रफली इतने मार्क्स का आएगा। दैट इज पॉसिबल इन केस ऑफ एसएफएम, बट इन केस ऑफ एससीएमपीई ये पॉसिबल नहीं है कि आप आइडेंटिफाई कर लो कि ये चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा, क्योंकि ऐसा भी होता है कि पूरी केस स्टडी उस चैप्टर से आ गई 20 मार्क्स, और ऐसा भी होता है कि वो चैप्टर अटेम्प्ट से नदारद है, गायब है ही नहीं, 0 मार्क्स। So range of any chapter could be anywhere between 0 to 20 marks. आया तो सीधे 20 मार्क का एक ही क्वेश्चन उस पूरे चैप्टर पर पूछ लिया, और नहीं आया तो नहीं आया, राइट। सो डू नॉट गो बाय, प्लीज डू नॉट गो बाय एनी काइंड ऑफ एबीसी एनालिसिस। एबीसी चलता है यहां पर? नहीं चलता है। अगर कोई एबीसी एनालिसिस आपको करके भी दे रहा है ना तो वो फेल हो जाएगा, वो एबीसी एनालिसिस। और पहली बात तो पूरे सीए फाइनल में एबीसी एनालिसिस नहीं लगता है, क्योंकि अगर कोई एबीसी एनालिसिस भी करता है ना तो वो क्या बोलता है पता है कि डेरिवेटिव्स प्लस फॉरेक्स प्लस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कम्स अंडर कैटेगरी ए। तो भाई इसमें तो 60% एसएफएम यूं ही हो गया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्लस डेरिवेटिव्स प्लस फॉरेक्स। तो क्या उसने ऐसा बताया कि देखो ये 10% एफर्ट लगाए और 60% रिजल्ट? ऐसा सीए फाइनल में नहीं होता। 60% एफर्ट इज इक्वल टू 60% रिजल्ट। इज दैट क्लियर? सो देयर इज नथिंग कॉल्ड एज एबीसी एनालिसिस, राइट। ज्यादा से ज्यादा आप अपने मन को समझाने के लिए बोल सकते हो प्रायोरिटाइज कि हाँ ये टॉपिक्स मुझे एटलीस्ट करने ताकि मेरा 80, 90, 100 मार्क्स का पेपर कवर हो जाए, राइट। आप कुछ कुछ को छोड़ सकते हो कि यार ये मिसलिनियस कैटेगरी, आई कैन स्किप दिस पर्टिकुलर टॉपिक, बट देयर इज नथिंग कॉल्ड एज एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस का रियल मीनिंग होता है कि वो 10 या 20% कौन से टॉपिक्स है जिससे 60 मार्क्स का पेपर बनेगा। ऐसा तो ये इंटरमीडिएट में भी नहीं होता है। कॉस्टिंग के जो 12 चैप्टर्स थे ना आपको इंटरमीडिएट में, क्या उसमें से कोई से 2 चैप्टर थे जिससे 60 नंबर का पेपर बनता है? नहीं, तो ऐसा फिर फाइनल में कैसे होगा, राइट। तो देयर इज नथिंग कॉल्ड एज एबीसी एनालिसिस, यू हैव टू स्टडी द होल सिलेबस, आई विल टीच यू द होल सिलेबस, राइट। तो आपको पूरा ही पढ़कर जाना है, ठीक है। ओके दोस्तों, एक आखिरी डिस्कशन आपके और मेरे बारे में हो जाए कि आखिर हम किस तरीके से क्लास को आगे बढ़ाएंगे, व्हाट इज आवर टीचिंग मेथोडोलॉजी। सबसे पहले दोस्तों हम किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क देखेंगे, राइट। जैसे कि आज जब मैंने आपका इंट्रोडक्शन लिया तो आपको समझा कि एससीएमपी पढ़ने के पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब हम क्यों पढ़ रहे हैं, राइट। शायद जब आपने क्लास में एंटर किया था तो आपको लग रहा था कि हम कॉस्टिंग की बैच करने आए हैं, लेकिन आपको समझ में आया कि ये बैच तो कुछ और है, ये तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की बैच है जिसमें हम एक अलग लेवल पर जाने वाले हैं। उसी तरीके से जब आप और मैं एक टॉपिक शुरू करेंगे ना तो हम ये देखेंगे कि आखिर इस टॉपिक को पढ़ने के पीछे रीजन क्या है, राइट। दैट इज कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। उसके बाद दोस्तों किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल दूंगा, राइट। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल वो एग्जाम्पल होगा जिसके अंदर उस पर्टिकुलर चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे, राइट। यानी कि ये कॉन्सेप्चुअल ये जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल है, ये ऐसा नहीं होगा कि मैंने 2 लाइन में एग्जाम्पल लिखा और 4 लाइन में सोल्यूशन। नो, हो सकता है मैं एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल लूं दैट विल रन फॉर लेट अस से 2 आवर्स और 2.5 आवर, लेकिन वो उस कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल में उस पर्टिकुलर
टेक्निक से रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे। तो आखिरी दिन अगर आपको क्वेश्चंस रिवाइज करने का मौका ना भी मिले तो आपने अगर ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल रिवाइज कर लिया तो आई कैन मेक यू श्योर कि 100% ऑफ द कॉन्सेप्ट्स हमारे कवर उसी एग्जाम्पल से हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? राइट, ओके। हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी बेसिकली ऐसी रहती है कि मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ाते वक्त कॉन्सेप्ट नहीं समझाता हूं, कॉन्सेप्ट तो मैं आपको सारे पहले ही समझा देता हूं, और फिर उसके बाद जब आप और मैं क्वेश्चन पढ़ते हैं तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाए हैं आप क्वेश्चन पर उसको अप्लाई करें, क्योंकि यही काम तो आपको एग्जाम में भी करना है। एग्जाम में भी आपके सामने क्वेश्चन होगा एंड यू हैव टू अप्लाई दी concept. Is that clear? Right, so we do not learn concepts while solving the question. I'll teach you all the concepts beforehand, right, and I'll expect कि आप वहां पर concept apply करके उस situation को solve कर पाए। एक मिनट डिफरेंस समझना, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का जो यूजुअली पेपर आएगा, आप तो खैर खबरें सुनते ही होंगे मार्केट में, यूजुअली पेपर आएगा उसमें ऐसा हो सकता है कि ना वो स्टडी मटेरियल से आए, ना वो आरटीपी से आए, ना वो मॉक टेस्ट पेपर से आए, ना ही वो किसी पुराने सजेस्टेड आंसर से आए। There could be an entire new case study, there could be an entire new case scenario, there could be an entire new skill assessment based question. वहां पर क्या आपके क्वेश्चंस पढ़े हुए काम में आएंगे या कॉन्सेप्ट्स, राइट? तो दोस्तों कॉन्सेप्ट पर हमें ज्यादा फोकस करना है। इज दैट क्लियर? राइट, ओके। इसीलिए हम क्या करेंगे, हमारी जो टीचिंग है उसको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो हम सारे कॉन्सेप्ट्स लर्न करते हैं, मतलब लर्न करते हैं समझते हैं, राइट? सारे कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पर समझते हैं, राइट, ओके। और फिर जब मैं क्वेश्चन करवाता हूं तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं कि प्लीज अब आप इन कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर अप्लाई कर पाए, राइट, ओके। तो दोस्तों जो नेक्स्ट जिम्मेदारी होती है वो आपकी होंगी, जिसमें कि हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, राइट? करवाऊंगा मैं ही, लेकिन या आपका इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी होगा, ओके। इतना दोस्तों सब कर लिया, उसके बाद एक प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स, इतने सारे क्वेश्चंस, इतनी सारी टेक्निक्स, इतना सा लैंग्वेज चेंज हुआ कि चीज बदल गई, राइट? दोस्तों अब मैं इस पिरामिड को कंप्लीट करने के लिए एक काम और करवाता हूं, और जो बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज तो ये कि यूजुअली एक स्टूडेंट का जब भी अटेम्प्ट होता है, फॉर एग्जांपल उसका नवंबर में अटेम्प्ट है ना, ओके, तो यूजुअली एक स्टूडेंट पता है कहां तक की प्लानिंग करता है, 31 अक्टूबर तक की उसके पास प्लान रहती है। यानी जब वो टाइम टेबल भी प्रिपेयर करता है ना, तो 1 नवंबर से 10 नवंबर का टाइम टेबल प्रिपेयर नहीं होता है। टाइम टेबल ही कहां तक जाते हैं हमारे, 31 अक्टूबर तक हमारे सारे टाइम टेबल जाते हैं, क्योंकि उसके बाद हम ये समझते हैं कि हम तो मैदानी जंग में उतरने वाले हैं, अब किस बात का टाइम टेबल, अब तो जो हाथ में आया पढ़ो। दोस्तों एक बात बताओ, आपने सीए इंटरमीडिएट में इतने सारे पेपर्स दिए है ना, इनकम टैक्स में आपका स्कोर कितना रहा? किसी का 50 मार्क्स रहा होगा, किसी का 55, किसी का 60। ऑन एन एवरेज लेट अस मेक एन अजम्पशन कि आपको 55 मार्क्स आए हैं इनकम टैक्स के पेपर में, है ना। लेट अस मेक एन अजम्पशन कि एक एवरेज आप सभी को 55 मार्क्स आए हैं, है ना, ओके। इनकम टैक्स का पेपर देने से पहले आपको 1.5 डे का लीव मिलता है ना, ओके। आपने उस वक्त इनकम टैक्स पढ़ा था या नहीं पढ़ा था उन 1.5 दिनों में? और खूब जम के पढ़ा था, खूब जम के पढ़ा था, जोरों शोरों से पढ़ा था। क्या आपके सारे टॉपिक्स कवर हुए थे या कुछ तो फिर भी छूट ही गए थे? कुछ तो फिर भी छूट ही गए थे। रफली सर हमने 70-80% कवर किया, वो भी फटाफट में कवर किया, और कुछ कुछ तो सर छोड़ के ही जाना पड़ता है, राइट, ओके। अब आप सोचना वो इंटरमीडिएट है, फाइनल है ना। 55 मार्क्स आपको आए हैं, आपने इनकम टैक्स का पेपर देने से जो 1.5 दिन पहले आपको 1.5 डे मिलता है, आपने उसमें जम के पढ़ाई करी, ऐसा आप बता रहे। फ्लैशबैक में आओ, इनकम टैक्स के पेपर के पहले वाला पेपर आप देकर घर पर आए, 5 बजे पेपर छूटा, आप 6 बजे घर पर आए, और अगर आपने रिलैक्स किया, अगले दिन आप उठे, आपने कहा यार बहुत हो गया एग्जाम, मूवी देखो, मूवी देखी आपने, राइट, आपने अपनी हॉबी वाला स्पोर्ट्स खेला, और उसके अगले दिन आप पेपर देने चले गए। अब आप बताइए कि क्या आपको 55 मार्क्स आते? कितने मार्क्स आते? फेल हो जाते, मतलब 40 से नीचे तो हर कोई बोल रहा है, मैं कह रहा हूं कि 25 से 30 नंबर आते। अब आप मेरी बात को गहराई से समझना, इसका मतलब ये हुआ कि आखिरी दिन, वो जो 1.5 दिन है ना, उसी में ही सारा खेल खेला जाता है। यानी आपके जो 55 मार्क्स आए हैं, आप खुद कह रहे हैं कि सर अगर उस आखिरी 1.5 दिन हम पढ़ाई नहीं करते हैं तो शायद 25 या 30 नंबर आते। 30 मार्क्स मान लो, 30 और 55 में कितना डिफरेंस है? 25 मार्क्स। यानी आपको जो स्कोर आने वाला है ना, उस स्कोर का रफली 50% स्कोर कौन से दिन होता है? आखिरी दिन।
और यही वो दिन है जो हम मिसमैनेज रहते हैं, हमको प्लान ही नहीं रहता है। जब हम पिछला पेपर देकर घर पर आए ना, तो हमको ये नहीं पता रहता है कि किस टॉपिक में क्या क्या रिवाइज करना, बस हम टॉपिक उठाते और दनादन पलटना शुरू करते जो आंखों के सामने आ जाए। काश ये दिन हमारा वेल प्लान्ड, तो हमारा सिलेबस भी अच्छे से कवर हो पाएगा। शायद जो 70% कवर कर पाए थे उसकी जगह 90 या 100% तक हम पहुंच पाएंगे, और दूसरा सारी चीजें प्रॉपरली कवर कर पाएंगे। उसके लिए दोस्तों मैं क्या करता हूं, मैं आपको एक लास्ट डे रिवीजन प्लान बनाकर देता हूं, राइट, कि ये रहा लास्ट डे रिवीजन प्लान, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स है, राइट। आप तो इंटरमीडिएट में ही बोल रहे समय कम पड़ गया है तो फाइनल है। दोस्तों फाइनल में इतने सारे टॉपिक्स, जिसके अंदर इतने सारे थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स, केस सिनेरियोज, केस स्टडीज। अगर आपने अपनी कॉस्टिंग की किताबें देखी होंगी तो रफली 1,500 पेज की वो किताबें हैं, राइट, जिसके अंदर बहुत सारा थियोरेटिकल पोर्शन, केस सिनेरियो, केस स्टडी, क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट है, राइट। 1,500 पेज की तो सिर्फ किताबें हैं, और उसके बाद आपकी कॉपियां अलग। तो आप समझ रहे हो इतना सारा कैसे समअप होगा। और आखिरी दिन अगर चीजें समअप नहीं होती है ना, तो वहां पर परफॉर्मेंस नहीं होता है। अगर आपने प्रॉपरली समअप कर लिया ना चीजों को आखिरी दिन, तो 5-7 नंबर तो यूं ही प्लस हो जाते, और पास और फेल में फासला ही कितना होता है। तो दोस्तों आखिरी दिन चीजों को हम समअप कर पाए, उसके लिए व्हाट आई डू इज आई प्रिपेयर अ लास्ट डे रिवीजन प्लान फॉर यू। क्या होता है सर लास्ट डे रिवीजन प्लान में? मैं आपको हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं, लेट्स से देयर आर 11 टॉपिक्स, और उन 11 टॉपिक्स को डिवाइड करके देता हूं कि इस टॉपिक को आपको आखिरी दिन 1.5 आवर ही रिवाइज करना है, इस सेकंड चैप्टर को आपको सिर्फ हाफ एन आवर ही रिवाइज करना है। उसके अंदर भी मैं आपको बता देता हूं कि इस 1.5 घंटे के अंदर आपको आखिर क्या क्या आखिर दिन पढ़कर जाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल थ्योरी है, थ्योरी आप पूरी तो पढ़ ही नहीं सकते, ये तो आप और मैं सब समझते हैं, राइट। तो थ्योरी के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कीवर्ड्स है, आपको आखिरी दिन पढ़कर जाना है, राइट। लेट्स से देयर आर 50 क्वेश्चंस, क्या पढ़ोगे आप? 50 क्वेश्चन आखिरी दिन, एक चैप्टर में 50 क्वेश्चन है। तो मैं उसके अंदर आपको 5 क्वेश्चन आइडेंटिफाई करके दे दूंगा कि ये वो 5 क्वेश्चन है जो हमको कवर करने हैं लास्ट डे पर, राइट। ओके, अब क्या होगा कि हो सकता है कि किसी की स्पीड स्लो हो और उसको वो 5 क्वेश्चंस में भी थोड़ा सा ऐसा लगे यार ये भी थोड़ा सा हैवी हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस के अंदर बोल देंगे यार ये तो रेगुलर क्वेश्चन है, बस एक ही तो पॉइंट इसमें नया है, तो उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करके स्टार करके लिख लिया कि इसके अंदर यही नया एडजस्टमेंट है, तो आखिर दिन सिर्फ एक एडजस्टमेंट को देखकर जाना है, राइट। दूसरी चीज दोस्तों जो मैं आपके लिए करता हूं, विच इज आवर यूएसपी, इज दैट यूजुअली, आप एक बात बताइए कि क्या आपके साथ ऐसा सी इंटरमीडिएट में हुआ है कि आप एग्जाम हॉल से पेपर देकर बाहर आए और ओ यार ये छोटी सी गलती हो गई, ऐसा हुआ है क्या? ये छोटी सी गलती हो गई, सिली मिस्टेक हुई है क्या आपसे सीए इंटरमीडिएट में? यस, सिली मिस्टेक कॉस्ट यू जस्ट 1 और 2 मार्क्स, या 5-7-8 नंबर लेकर चली जाती है, 5 to 8 मार्क्स लेकर चली जाती। सिली मिस्टेक जिसको आप सिली कह रहे हैं, वो उन लोगों के लिए सिली नहीं है, वो उसी का तो इंतजार कर रहे हैं कि बच्चा ये मिस्टेक करे। तो ये सिली मिस्टेक्स अगर हमने किसी तरीके से अवॉइड कर ली, कैसे अवॉइड करेंगे वो हम सीखेंगे। अगर किसी तरीके से हमने सिली मिस्टेक्स पर काम कर लिया, हमने इसको अवॉइड कर लिया, तो डू यू एग्री कि फिर 5 मार्क्स बच गए। ये सिली मिस्टेक आपसे किसी एक आध पेपर में हुई, या हर पेपर में हो ही जाती है एक आध सिली मिस्टेक? हर पेपर में एक सिली मिस्टेक हम करके आ जाते हैं, जिसको हम सिली कहते हैं, लेकिन वो सिली नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 5 स्टेप्स इन सॉल्विंग अ क्वेश्चन, और उसमें आपने स्टेप नंबर 2 में मिस्टेक कर दी, तो आप जानते हो कि स्टेप 2 की मिस्टेक 3 में भी जाएगी, 4 में भी जाएगी, स्टेप 5 में भी जाएगी। और अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मुश्किल से 1 या 2 मार्क्स आएंगे। पढ़ के गए थे आराम, आपको सब आता था, आप एक छोटी सी मिस्टेक करके आ गए, क्या मतलब रहा पढ़ने का? तो आपने अगर पढ़ा है तो उसको पूरा वहां पर एग्जाम में, पेपर में टर्न आउट भी तो करके आओ। और वो कैसे करके आ सकते हो? बाय अवॉइडिंग दोस सिली मिस्टेक्स, राइट। तो दोस्तों जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो हम किसी भी क्वेश्चन में क्या सिली मिस्टेक आपसे हो सकती है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, और उसको हम वहां पर लिख लेते हैं कि ये वो सिली मिस्टेक है जो हमसे एग्जाम में हो सकती है, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में, राइट। जब ऐसी 50 to 100 सिली मिस्टेक्स की लिस्ट आपके पास बन जाएगी और आप आखिरी दिन हाफ एन आवर में उन 100 सिली मिस्टेक्स को पढ़कर जाएंगे, रिवाइज करके जाएंगे एक बार, तो फिर आपके फ्रंट मेमोरी में रहेगी वो सारी सिली मिस्टेक्स। यार ये हो सकती है गलती, ध्यान रखना, सर ने बोला था कि ये गलती हो सकती है, ध्यान रखना। बस इतने में अगर आपके 5 मार्क भी प्लस हो गए ना, मैं तो खुश हो गया। अगर आपके 5 मार्क्स एक सब्जेक्ट में ज्यादा आ गए, 8 सब्जेक्ट हैं, 40 मार्क्स, पास और फेल में फासला ही क्या होता है? कोई फेल होता है तो क्या ऐसा फेल होता है कि 200 चाहिए और 95 मार्क्स आ रहे हैं, 100 120 आ रहे हैं? कितने मार्क्स पर फेल होता है एक स्टूडेंट? 180, 190, 195।
अगर आपने हर पेपर में वो 5 एक्स्ट्रा मार्क ले लिए सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करके, तो बस आपने उस हर्डल को क्रॉस कर दिया, क्योंकि मेहनत तो आपने की है, बस उस मेहनत को भुनाना हमें, राइट। तो बाय अवॉइडिंग दो सिली मिस्टेक्स, राइट। वो क्या सिली मिस्टेक्स है वो भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, राइट। तो दोस्तों जो हमारा लास्ट ये जो टॉप है पिरामिड का, उसके अंदर मैं लास्ट रिवीजन प्लान आपको बनवा दूंगा, और हम कॉमन पिटफॉल्स पर भी काम करेंगे ताकि हम वो सिली मिस्टेक्स ना करें। कॉस्टिंग के अंदर सिली मिस्टेक ज्यादा भारी पड़ती, 20 मार्क का क्वेश्चन है यार, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, और आपने क्वेश्चन के पॉइंट ए में ही मिस्टेक कर दी, दिक्कत हो जाएगी, राइट। और आप समझ रहे हो दोस्तों, राइट। तो हमें उन चीजों पर काम करना है ना। ओके, एक आखिरी चीज और दोस्तों, जब हम यहाँ पर पढ़ाई करेंगे तो हम यहाँ पर 2 कॉपीज बनाएंगे, वेयर वन वुड बी अवर कॉन्सेप्ट कॉपी एंड अनदर वुड बी अवर सॉल्यूशंस कॉपी, राइट। तो हम हमारी कॉन्सेप्ट कॉपी को सेपरेट रखेंगे ताकि आखिरी दिन आपके सर पे वजन ना हो। आपके पास एक कॉन्सेप्ट कॉपी होगी, मे बी 200 पेजेस और मे बी 300 पेजेस, राइट, लेकिन आप आखिरी दिन उसको एक साथ एक सांस में आप उसको पलटा सकते हो, राइट। यानी कोई सा भी चैप्टर है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक चैप्टर लिया डिसीजन मेकिंग चैप्टर, डिसीजन मेकिंग चैप्टर के आपने कॉन्सेप्ट कॉपी पढ़ाई, आप पलटाई, आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए। अब जो मैंने लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चन आपको मार्क करवाए, आप वो रिवाइज कर लो, बस दैट्स इनफ, राइट। इसके अलावा कुछ भी भटकना नहीं है। इज दैट क्लियर? ओके, तो दोस्तों ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हमने देखा कि हमें क्या चीजें अचीव करनी है हमारे सब्जेक्ट में, और आखिर हमें क्या क्या टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ने हैं, राइट। ओके, अब आप जैसा दोस्तों आज्ञा दे, आप अगर कहें तो मैं इसको कंटिन्यू करूं और पढ़ाना शुरू रखूं, या एक ब्रेक लेना है आपको? एक छोटा सा दोस्तों हम 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद फिर हम पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। ओके, हेलो। अब क्योंकि जैसे मैंने सुबह पूछा था, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स वो हैं जो पहली बार ही SCMP कर रहे हैं, है ना। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा एक स्टेप पीछे से स्टार्ट कर देता हूँ चीज़ों को, तो हम सब रिदम में आ जाएं, है ना, क्योंकि कम लोग वो हैं जो सेकेंड टाइम कर रहे हैं पहले पढ़े हुए, और मैक्सिमम आप बता रहे हैं जो पहली बार ही पढ़ रहे हैं, है ना। ओके, तो मैं एक स्टेप पीछे से स्टार्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा बेसिक्स को हम ब्रश अप कर लेंगे, है ना। ओके, हाँ हाँ, चलिए गाइस, वेलकम बैक। तो दोस्तों हमने यहाँ पर अभी अभी देखा कि SCMP का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा कि आखिर हमें क्या लेवल्स यहाँ पर अचीव करने हैं, राइट दोस्तों। जिसमें कि हमने देखा कि हमें कॉस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ने हैं, हमें डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड टॉपिक पढ़ने हैं, और हमें परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन से रिलेटेड टॉपिक पढ़ने हैं, राइट दोस्तों। जो पेपर का कंपोजिशन रहने वाला है वो रफली ऐसा रहने वाला है कि जो हमारा वॉल्यूम 1 एंड 2 है, उससे रफली 40 to 50 मार्क्स का पेपर आएगा, और जो वॉल्यूम 3 एंड 4 है उससे रफली 50 to 60 मार्क्स का पेपर आएगा, है ना। यानी कि वॉल्यूम 3 एंड 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू वॉल्यूम 1 एंड 2। बट हियर द कैच इज कि जो वॉल्यूम 3 एंड 4 है ना, उसके अंदर जो प्रैक्टिकल पोर्शन है उसका बेस कौन बनाता है? वॉल्यूम 1 एंड 2 का प्रैक्टिकल पोर्शन, राइट। यानी कुल मिलाकर आई एम अगेन टेलिंग यू, डू नॉट गो बाय एनी काइंड ऑफ एनालिसिस एंड लर्न फुल थिंग, अंडरस्टैंड फुल थिंग, राइट। ओके, अब क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि आप में से बहुत सारे वो स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम SCMPE कर रहे हैं फास्ट ट्रैक बैच से, राइट। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू स्टार्ट थिंग्स फ्रॉम स्क्रैच, बहुत बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा, और मैं ये अजम्पशन लेकर अब आपको पढ़ा रहा हूं कि आपने SCMPE में कुछ भी पहले नहीं देखा हुआ है, राइट। यानी आप एक CA इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है जिसने वहां पर कॉस्टिंग भी गिरते पड़ते पास किया, मैं वैसा मानकर आपको यहाँ पर CA फाइनल का SCMP पढ़ा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, तो हम जैसे कि आपकी मेरी बात हुई थी कि हम 2 तरह की कॉपीज बनाएंगे, एक होगी हमारी कॉन्सेप्ट कॉपी और एक होगी हमारी सॉल्यूशंस कॉपी, राइट। तो आप सभी अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी में आ जाइए, हम कुछ यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स दोस्तों ब्रश अप कर रहे हैं, है ना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं सिखा रहा हूँ उस पर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा, लेकिन ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिससे हम थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल से उठकर फाइनल पर आ जाएंगे, और फिर फाइनल की ऊंची उड़ान हम भरेंगे। चलिए दोस्तों, तो हम आते हैं हमारी कॉन्सेप्ट कॉपी पर, और यहाँ पर कुछ मैं आपको बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं जो एक बार मैं करवा रहा हूं ताकि हम सभी एक सेम प्लेटफॉर्म पर, कॉमन प्लेटफॉर्म पर आ जाए। ओके, सो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। ओके,
बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट से हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन हाँ अगर आप बारीक चीजें जिसको कि आप सिली मिस्टेक कहते हैं ना, वो बारीकियां अगर आप सीख गए तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो सबसे पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो खैर आप सभी को पता है, टाइप्स ऑफ कॉस्ट। हाँ जी, किन किन तरह की कॉस्ट होती है, टाइप्स ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन देयर नेचर, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जिसको कि हम सेमी फिक्स कॉस्ट भी कह सकते हैं, राइट। ओके, वो मुझे नहीं लगता सीए फाइनल की कॉपी में हमें उसे लिखने की जरूरत, एक बार बस ट्यूनिंग बन जाए, थोड़ा सा माहौल बन जाए कि हाँ हम यहाँ पर कॉस्टिंग के प्रैक्टिकल पोर्शन से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर उसके बाद हम जाकर कॉस्टिंग का थ्योरी पोर्शन करेंगे, क्योंकि थ्योरी के अंदर फिर से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जो थ्योरी में टेक्निक सीखी है अब आप उस टेक्निक को लगाएं इस क्वेश्चन पर और बताइए कि आपकी टेक्निक लगाने से कितनी कॉस्ट सेविंग आई या कैसा परफॉर्मेंस का इंप्रूवमेंट आया, तो वहां पर भी प्रैक्टिकल पोर्शन आ जाता है ना। सो द करेक्ट स्ट्रेटजी इज टू स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल चैप्टर्स, राइट। ओके दोस्तों, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट, है ना। ओके, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बेसिस पर फिक्स होती है, यस, 20 रुपीज पर यूनिट इज फिक्स ऑन पर यूनिट बेसिस। अब आप एक यूनिट खरीदेंगे तो भी 20 पर यूनिट लगेंगे, 2 यूनिट्स खरीदेंगे तो भी 20 पर यूनिट लगेंगे, राइट। सो वेरिएबल कॉस्ट फिक्स होती है, कैसी, ऑन पर यूनिट बेसिस। तो फिर वेरिएबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो टोटल बेसिस पर वैरी करती है। अगर आप 1 यूनिट खरीदेंगे 20 रुपीज लगेंगे टोटल, अगर आप 2 यूनिट्स खरीदेंगे 40 रुपीज लगेंगे टोटल, राइट। ओके, फिक्स कॉस्ट टोटल बेसिस पर फिक्स होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट इज फिक्स। फॉर एग्जांपल इस हॉल का जो रेंट है, राइट, वो जो रेंट है वो कैसा है, टोटल बेसिस पर कैसा है, फिक्स है। फॉर एग्जांपल इस हॉल का लेट से रेंट है 1 लाख रुपीज, तो ये 1 लाख रुपीज कैसा हुआ, फिक्स हुआ, राइट। लेकिन फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बेसिस पर डिफर करती है, क्योंकि अगर कम यूनिट से डिवाइड किया तो फिर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा आएंगे, और ज्यादा प्रोडक्शन किया, ज्यादा यूनिट से डिवाइड किया तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम आएंगे, राइट। यानी आप अपोजिट नेचर समझ रहे हैं दोनों का। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बेसिस पर फिक्स होती है लेकिन टोटल बेसिस पर वैरी करती है। फिक्स कॉस्ट टोटल बेसिस पर फिक्स होती है लेकिन पर यूनिट बेसिस पर वैरी करती है, राइट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जो ना टोटली फिक्स्ड है और ना पर यूनिट बेसिस पर फिक्स्ड है, राइट। यानी वो पर यूनिट भी सेम नहीं लगती है और वो टोटालिटी में भी सेम नहीं लगती, ऐसी कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इज दैट क्लियर? ओके दोस्तों, सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर कुछ पोर्शन वेरिएबल का होता है और कुछ पोर्शन फिक्स का होता है। उसको कैसे सेग्रीगेट करना, क्या वो आपको आता है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें हमें काम में आने वाली है हमारे सिलेबस में। हाउ टू सेग्रीगेट अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू वेरिएबल एंड फिक्स प्रोपोर्शन, डू यू नो दैट? हाँ, ओके तो मैं एक छोटा सा यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ, आप मुझे उसे करके बता देना, राइट, ताकि हमारे थोड़ा सा कॉस्टिंग का माहौल बन जाए, राइट। ओके दोस्तों, तो सबसे पहला आपने और मैंने यहाँ पर देखा that there are 3 types of cost. जिसमें कि हमने देखा वन इज वेरिएबल कॉस्ट, ओके हाँ जी। तो वेरिएबल कॉस्ट का क्या नेचर रहता है कि वो पर यूनिट बेसिस पर कैसी होती है, फिक्स्ड, लेकिन टोटल कॉस्ट यहाँ पर वैरी करती है यानी कि चेंज होती है। ओके, फिक्स कॉस्ट कैसी रहती है दोस्तों, जो कि टोटल बेसिस पर फिक्स रहती है, लेकिन हाँ वो पर यूनिट बेसिस पर चेंज होती जाती है डिपेंडिंग ऑन कि आपने कम प्रोडक्शन किया उसी कॉस्ट में या ज्यादा प्रोडक्शन किया, राइट। ओके, सेमी वेरिएबल क्या टोटल बेसिस पर फिक्स रहती है, टोटल बेसिस पर वैरी करती है, वैरी करती है, चेंज होती है, राइट। ओके अच्छा, क्या सेमी वेरिएबल पर यूनिट बेसिस पर फिक्स रहती है या पर यूनिट पर भी चेंज होती है, पर यूनिट पर भी चेंज होती है, राइट। ओके यानी देखा जाए तो जो कॉस्ट
पर यूनिट बेसिस पर है फिक्स, वो क्या कहलाएगी? वेरिएबल। जो कॉस्ट टोटलिटी में फिक्स है वो क्या कहलाएगी? फिक्स कॉस्ट, राइट। लेकिन जो ना पर यूनिट फिक्स्ड है ना टोटलिटी में फिक्स्ड है वो कॉस्ट क्या कहलाएंगी? सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगी, राइट। ओके, तो दोस्तों यहां पर मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ले रहा हूं सो दैट यू नो हाउ टू आइडेंटिफाई द कॉस्ट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचर ऑफ कॉस्ट, कि आखिर किस तरीके से कॉस्ट को आइडेंटिफाई किया जाए। ओके, बहुत ही बेसिक है, लेकिन जो हम आगे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इन बेसिक में उस वक्त ना उलझो, तो लेट्स क्लियर देम अप, राइट। ओके, सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, लेट अस टेक एन एग्जांपल। मैं यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं, कॉस्ट 1, कॉस्ट 2 एंड कॉस्ट 3, यानी बजाय कि मैं इन कॉस्ट को नाम दूं, मैंने इनको नंबर दे दिए, वेयर वन इज कॉस्ट 1, अनदर इज कॉस्ट 2 एंड कॉस्ट नंबर 3। ओके, सो लेट अस से ईयर नंबर 1 और यहां पर है ईयर नंबर 2। लेट अस से हमने ईयर नंबर 1 में लेट अस से हमने ईयर नंबर 1 में 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करी है और ईयर नंबर 2 में हमने 12,000 यूनिट्स प्रोड्यूस की है। ओके, और ईयर 1 में ये कॉस्ट हमें लगी है 1,50,000 रुपीज और ईयर नंबर 2 में ये कॉस्ट हमें लगी है 1,80,000 रुपीज। कॉस्ट नंबर 2 हमें ईयर 1 में लगी है 1,20,000 और यहाँ पर लगी है 1,20,000। ओके, ये कॉस्ट हमें यहाँ लगी है 1,10,000 और यहाँ पर लगी है 1,16,000। ओके, हाँ जी। The question is identify the nature of cost. I think that's going to be very simple for you. Cost number 1 कैसी है? वेरिएबल, राइट, है ना। कैसे आपने पता कर लिया यार? 1,50,000 और 1,80,000 को देखकर तो आप पता नहीं कर पाएंगे, आपने थोड़ा सा कैलकुलेटर चलाया और आपने क्या किया, है ना। 1,50,000 डिवाइडेड बाय 10,000 गिव्स यू 15 पर यूनिट, राइट। और यहां पर भी आपने 1,80,000 डिवाइडेड बाय 12,000 किया तो अगेन क्या आ गया? 15 पर यूनिट। आपने देखा अरे ये तो पर यूनिट सेम है, मतलब ये कौन सी कॉस्ट हो गई? वेरिएबल, राइट। कॉस्ट नंबर 2 में तो दोस्तों इतनी भी हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, नजरों से हमने देख लिया कि ये 1,20,000 और वो भी 1,20,000, मतलब ये कॉस्ट कैसी हो गई? फिक्स, राइट। तीसरी कॉस्ट पर जब आपने नजरों से कंपेयर किया तो आपने कहा ना 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 ये फिक्स कॉस्ट नहीं हो सकती, राइट। ओके, आपने कहा चलो दूसरा बाण चलाएं हम, यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट है या नहीं वो ट्राई करें। कैसे करा आपने? 1,10,000 को किससे डिवाइड किया तो ये कितना आ गया? 11। आपने 1,16,000 को किससे डिवाइड किया? ओके, क्या अभी ये 11 आया या 10.9 पॉइंट कुछ आ गया? ओ, तो आपने देखा अरे ये तो ना पर यूनिट बेसिस पर सेम है ना ही ये टोटलिटी में सेम है। तो सर ने क्या बोला था? जो कॉस्ट दोनों में ही चेंज हो वो क्या है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट, राइट। ओके, अब दोस्तों सेमी वेरिएबल के अंदर एक पोर्शन वेरिएबल है और एक पोर्शन फिक्स है, तो हमें उसे सेग्रीगेट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ कॉस्ट, है ना। तो यहां पर अब मैं कैसे आपको लिखवाऊं कि ये वेरिएबल है ये फिक्स है? वो तो आपको मालूम ही है, राइट। ओके, बट एग्जाम में मालूम से तो काम नहीं चलेगा, एग्जाम में तो आपको प्रेजेंटेशन करके बताना पड़ेगा, राइट। तो उसका सिंपल सा प्रेजेंटेशन क्या है? पर्टिकुलर्स का कॉलम जिसमें लिखना कॉस्ट 1, कॉस्ट 2, कॉस्ट 3, राइट। ओके, कंप्यूटेशन का कॉलम जिसमें डिवाइड करके दिखा देना, दोनों कॉलम्स को, दोनों ईयर 1 ईयर 2 के डेटा को डिवाइड करके दिखाना, और डिवाइड करके अगर सेम आए तो पड़ोस में लिख देना नेचर ऑफ कॉस्ट क्या है? वेरिएबल। फिक्स कॉस्ट में प्लीज डिवाइड भी मत करना, जब आंखों के सामने ही दिख रहा है दोनों साल का डेटा फिक्स है तो वहां पे सिंपल क्या लिख देना? फिक्स। सेमी वेरिएबल में डिवाइड करके दिखा देना, राइट, और बता देना अरे ये तो अलग आ रहा है, मतलब ये ना टोटलिटी में सेम है ना पर यूनिट सेम है, तो सामने क्या लिख देना? सेमी वेरिएबल, राइट। लेकिन फिर आईसीआई आपसे एक और चीज का एक्सपेक्ट करेगा कि आप इसका सेग्रीगेशन करें, ठीक है। तो उसके लिए हम 2 कॉलम अभी आगे और बना लेंगे, राइट। तो हम यहाँ पर एक टेबल बना रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन को देखने के लिए, राइट।
ओके, तो उस टेबल के कुछ ऐसे कॉलम्स होंगे यहाँ पर। सबसे पहला कॉलम आ जाएगा पर्टिकुलर्स, यानी यहाँ पर हम कॉस्ट कौन सी है उसके बारे में लिखेंगे। और उसके बाद एक थोड़ा सा बड़ा कॉलम आएगा जिसको हम कहेंगे कंप्यूटेशन, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कॉलम आएगा जिसको हम क्या कहेंगे, कंप्यूटेशन, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद यहां पर लिख दीजिएगा नेचर ऑफ कॉस्ट, और फिर उसके बाद यहां पर लिख दीजिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और यहां पर लिख दीजिए आप फिक्स कॉस्ट, ठीक है। ओके, हाँ जी, कॉस्ट वन की हम बात कर रहे हैं। कॉस्ट वन में कुछ कंपटीशन शो करना था या नहीं करना था? करना था, डिवाइड करके, राइट। सो ₹1,50,000 डिवाइडेड बाय कितनी थी यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स, ओके, इज इक्वल टू ये आ जाता है ₹15 पर यूनिट, राइट। एंड यहां पर 1,80,000 डिवाइडेड बाय 12,000 यूनिट्स इज इक्वल टू, ये भी कितना आता है, 15 पर यूनिट। और क्योंकि ये पर यूनिट बेसिस पर सेम है, तो हम इसका नेचर ऑफ कॉस्ट क्या लिख देंगे, वेरिएबल कॉस्ट, ओके। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी हो जाती है, ₹15। क्या इसके अंदर कुछ भी फिक्स एलिमेंट है? नहीं है, डैश, ओके। अब इसके बाद हम लिखते हैं कॉस्ट टू के बारे में। ओके, सो कॉस्ट टू, कॉस्ट नंबर टू में इसमें क्या डिवाइड करना है, नहीं करना है, तो उसको डायरेक्टली लिख देना। कितनी रुपीस थी वो कॉस्ट, 1,20,000, तो बस 1,20,000 एंड 1,20,000, सो इट इज सिंपली फिक्स कॉस्ट। और हाँ, यहाँ पर वेरिएबल में डैश कर देना, और वहां पर आप लिख देना 1,20,000। हाँ, समझना हमें क्या है कॉस्ट नंबर 3 के बारे में, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो आपको ऑलरेडी आता है। सो कॉस्ट नंबर 3 का अमाउंट कितना था ईयर 1 में, 1,10,000। 1,10,000 को जब आपने डिवाइड करके देखा 10,000 यूनिट से, तो उस वक्त तो ये 11 रुपीज आ रहा था पर यूनिट, है ना। लेकिन जब आपने ईयर 2 के डेटा से देखा, तो आपने ये पाया कि 1,16,000 डिवाइडेड बाय 12,000 यूनिट्स, ये हो जाता है 9.67, राइट, ओके, 9.67। तो आपने ये पाया कि ना तो ये टोटलिटी में सेम है, और ना ही ये पर यूनिट बेसिस पर सेम है। मतलब ये क्या हो गया, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको ऑलरेडी आता है कि किस तरीके से सेमी वेरिएबल कॉस्ट को सेग्रीगेट करना और पता करना कि आखिर अब इसके अंदर वेरिएबल कितना है और अब इसके अंदर फिक्स आखिर कितना है, राइट। ये 100% ऑफ द स्टूडेंट्स को आना चाहिए, ठीक है। इसके बिना कॉस्टिंग का प्रैक्टिकल समझ पाना मुश्किल है। ओके, तो आप अभी तक सेग्रीगेट कर पाए होंगे दोस्तों। वेरिएबल कितना है इसमें से, 3 रुपीज आ रहा है दोस्तों वेरिएबल, है ना। 3 रुपीज पर यूनिट आ रहा है वेरिएबल, राइट। और अगर 3 रुपीज पर यूनिट वेरिएबल है तो फिक्स कितना आ रहा है, 80,000 रुपीज आ रहा है फिक्स, है ना। शायद आप नहीं कर पाए 3 पर यूनिट और 80,000 देख लेते हैं, है ना। ओके, आप भी नहीं कर पाए, राइट, ओके, देख लेते हैं हम दोस्तों। इसीलिए हम बेसिक्स देख रहे हैं ताकि हर कोई एक कॉमन ग्राउंड पर आ जाए, राइट, ताकि बेसिक्स एक बार गैप जो हमारे बीच में हो वो रिमूव हो जाए। ओके, सो देखो, समझना है ना। ईयर 1 में कितनी यूनिट्स हमने प्रोड्यूस करी, 10,000, ठीक है, ओके। ईयर 2 में हमने कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करी, 12,000, राइट, ओके। ईयर 1 में हमारी कॉस्ट लगी है 1,10,000 और ईयर 2 में हमारी कॉस्ट लगी 1,16,000। इज दैट क्लियर? ओके, कितने रुपीस से कॉस्ट बढ़ी, 6,000 रुपीज से बढ़ी। लेकिन इसके अंदर जो फिक्स एलिमेंट होगा, क्या वो बढ़ा होगा या वो तो वही रहा होगा, वो तो वही रहा होगा, राइट, ओके। देखो ना, ये जो 1,10,000 है ना, इसके अंदर एक है वेरिएबल और दूसरा है फिक्स, और इसके अंदर भी एक वेरिएबल है और एक है फिक्स। अभी आपको और मुझको ये नहीं मालूम है कि वेरिएबल कितना है और फिक्स कितना है, लेकिन फिर भी ये जरूर मालूम है कि जितना फिक्स यहां पर है, मालूम नहीं कितना है, पर जितना फिक्स यहां पर है उतना ही फिक्स
यहां पर है, इसका इंप्लाइड मीनिंग है कि ये जो चेंज आया है कॉस्ट में, कितने रुपीस से कॉस्ट बढ़ी, किसकी वजह से बढ़ी, वेरिएबल कॉस्ट। मतलब जितनी फिक्स कॉस्ट यहाँ, सॉरी, जितनी वेरिएबल कॉस्ट यहां है, क्या उतनी वेरिएबल कॉस्ट यहां है या यहां 6000 ज्यादा है, 6000 ज्यादा है, राइट। ओके, मतलब ये जो पूरा का पूरा इंक्रीज है 6000 का, ये किसकी वजह से है, वेरिएबल कॉस्ट। क्यों वेरिएबल कॉस्ट क्यों बढ़ गई सर, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ी, राइट। यहां पर नंबर ऑफ यूनिट्स थी सर 10,000 यूनिट्स, और यहां पर कितनी हो गई है 12,000 यूनिट्स। ये मैंने थोड़ा सा एक आध जीरो शायद यहाँ पे ज्यादा लगा दिया, ओके, है ना। अब तो मेरे हिसाब से सब समझ गए होंगे, हाँ, कि ये जो 2000 यूनिट्स बढ़ी है ना, इसकी वजह से ही ये वेरिएबल कॉस्ट 6000 की लगी है। यानी 6000 रुपीज की वेरिएबल कॉस्ट इज फॉर हाउ मेनी यूनिट्स, 2000 यूनिट्स। तो पर यूनिट कितनी हुई, 3 रुपीज पर यूनिट। इज दैट क्लियर? ओके, क्यों एग्जाम में इतना सब समझेंगे नहीं, एग्जाम में इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होगा। मेरे हिसाब से अब आप भी समझ गए क्या होगा वो फॉर्मूला, है ना। डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट, यानी वही चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए, तो हम क्या करेंगे यहां पर, इस वेरिएबल कॉस्ट को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, वो फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। ओके, सो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं यहां पर सीधे उसका अमाउंट लिख रहा हूं, है ना। अमाउंट आपने बताया 3 रुपीज पर यूनिट है वेरिएबल का, है ना। ओके, और मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूँ। वैसे ही फॉर्मूला हमारे इंटरमीडिएट लेवल का ही है, राइट, लेकिन फिर भी मुझे मालूम रहता है कि इसमें किसी किसी को दिक्कत रहती है, कंफ्यूजन रहता है। या अभी ये तो बेसिक फॉर्मूला है जो आपने इंटर में सीख रखा है, अभी मैं इसकी 2 लेयर और आगे जाऊंगा जो आपने इंटर में नहीं देख रखा होगा, इसलिए हमने यहाँ से स्टार्ट कर लिया। ओके, क्या बता रहे थे आप लोग फॉर्मूला, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। ओके, सो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट is equal to change in total cost divided by change in number of units। अच्छा, इस फॉर्मूले के पीछे अब आप लॉजिक भी समझ गए, क्योंकि जो चेंज इन कॉस्ट होगा वो होगा ही सिर्फ किसकी वजह से, वेरिएबल की वजह से। तो निकाल लो कि वेरिएबल कॉस्ट कितने से बढ़ी और यूनिट्स कितने से बढ़ी, तो आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा, है ना। ओके, तो यहाँ पर आपने ₹1,16,000 था ना, हाँ, ₹1,16,000 माइनस किया आपने ₹1,10,000, और इस पूरे को हमने डिवाइड कर दिया 12,000 यूनिट्स माइनस 10,000 यूनिट्स से, ठीक है। तो ये आ गया 3 रुपीज पर यूनिट। ओके, अब मेरे हिसाब से मुझे सिखाने की जरूरत नहीं कि फिक्स कॉस्ट कैसे निकालना, अब तो आप लोग समझ गए, है ना। फिक्स कॉस्ट कैसे निकालना वो आप समझ गए, राइट। ओके, क्या आप भी समझ गए कैसे निकालना फिक्स कॉस्ट, है ना। ओके, कितना आ रहा है आंसर बताओ, 80,000 रुपीज, राइट। कैसे बता दिया यार इतनी फटाफट, आपने देखा 10,000 यूनिट्स है, मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे, 3 रुपीज, यानी कि 30,000 क्या है, वेरिएबल। तो इस 1,10,000 में से अगर 30,000 वेरिएबल है तो रिमेनिंग 80,000 इज फिक्स। सर इससे क्यों करा, इससे क्यों नहीं करा, इससे भी कर सकते थे, आंसर सेम आता है, राइट। 12,000 इंटू 3 इज 36,000, और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो रिमेनिंग कॉस्ट क्या मानी जाएगी, फिक्स कॉस्ट, राइट। यानी फिक्स कॉस्ट निकालने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, क्या आप जानते हैं कि फिक्स कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा, है ना, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, राइट, माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इट विल गिव यू टोटल फिक्स कॉस्ट, राइट। और ये फॉर्मूला किसी भी ईयर के डेटा पर लगाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ पर इस डेटा को फर्स्ट ईयर पर लगा देता हूँ, 1,10,000 माइनस 3 रुपीज पर यूनिट इंटू 10,000 यूनिट्स, राइट। ओके, सो ये आता है 80,000 रुपीज,
ठीक है, चलिए दोस्तों, ये हम सीख गए कि आखिर किस तरीके से आइडेंटिफाई करना नेचर ऑफ कॉस्ट को। और एक बार हमने नेचर ऑफ कॉस्ट आइडेंटिफाई कर लिया, जिसमें से अगर वो सेमी वेरिएबल निकला तो उसको किस तरीके से सैग्रीगेट करना, ठीक है। लेकिन ये तो हुई सी इंटरमीडिएट लेवल की बात है ना। सीए फाइनल में ये जालिम पता है क्या करेंगे, ये जालिम आपके फिक्स कॉस्ट भी चेंज कर देंगे और फिर बोलेंगे अब बच्चों आप करके बताओ, है ना। यानी कि देखना ये लोग क्या करेंगे, ये लोग ऐसा डेटा देंगे, ईयर 1 में हमारी टोटल कॉस्ट लगी है, लेट्स से इन्होंने ऐसा डेटा दिया कि ईयर 1 में हमारी टोटल कॉस्ट लगी 1,10,000, ईयर 2 में हमारी टोटल कॉस्ट लगी 1,16,000, यूनिट्स इधर 10,000 उधर 12,000, है ना। यानी आप समझ तो गए कि ये ना पर यूनिट में बैटरी ना टोटालिटी में बैटरी ये सेम, मतलब ये तो पक्का सेमी वेरिएबल। लेकिन नीचे ये एक और नोट डालेंगे और कहेंगे ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन या व्हाटएवर, मतलब किसी भी कारण से कुछ भी बोल सकते हैं ये लोग, राइट। बहुत खतरनाक है ये, कुछ भी कारण बहाना बना लेंगे और लिखेंगे कि ईयर 2 में जो फिक्स कॉस्ट है ना वो ईयर 1 में जितने फिक्स कॉस्ट थी उससे 2,000 रुपीज ज्यादा है। ईयर 2 में जो फिक्स कॉस्ट है वो ईयर 1 में जितने फिक्स कॉस्ट थी उससे कितने रुपीज ज्यादा है, 2,000 रुपीज ज्यादा है। सर क्या करना, कर देंगे ना, नहीं। क्या अब आप ये फॉर्मूला लगा पाएंगे, नहीं, क्योंकि इस फॉर्मूले को समझाते वक्त मैंने मन में पता है क्या अजम्पशन लिया था, अजम्पशन ये लिया था कि जो भी चेंज है वो है प्योर किसकी वजह से, वेरिएबल। लेकिन अब क्या टोटल कॉस्ट में चेंज प्योर वेरिएबल की वजह से या वेरिएबल की वजह से भी है और फिक्स की वजह से भी, दोनों की वजह से, राइट। तो क्या ये फॉर्मूला लग पाएगा सीधे सीधे, नहीं लग पाएगा, राइट। सीधे सीधे नहीं लग, मतलब कुछ एडजस्टमेंट अभी बैठाना पड़ेगा, उसके लिए हमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी। इज दैट क्लियर, राइट। ओके, तो क्यों ना मैं एक काम करूं, एक छोटा सा एग्जांपल आपको लिख दूं और फिर आपसे एक्सपेक्ट करूं कि आप सॉल्व करके बताएं, है ना। चलो ओके, सो या इसको हम पॉइंट नंबर 3 लिखते हैं, segregation of semi variable cost when fixed cost is also changing. Okay, segregation of semi variable cost when fixed cost is also changing. Okay, let us say total cost in year 1 is rupees 1,20,000 और हमने यूनिट्स प्रोड्यूस करी है 10,000। ओके, ये ईयर 1 है ना, टोटल कॉस्ट इन ईयर 1 इज रुपीज 10,000। ओके, total cost in year 2 is rupees 1,24,000 and units are 12,000 units. Okay. Fixed cost in year 2 are fixed cost in year 2 is rupees 4,000 less than what it was in year 1. ईयर 2 में जो फिक्स कॉस्ट है वो 4,000 रुपए कम है देन व्हाट इट वाज इन ईयर नंबर 1। ईयर 1 में जो भी था आई डोंट नो, लेकिन उससे ईयर 2 में कितने कम लगे हैं, 4,000 रुपीज कम लगे हैं। ओके, तो क्या डायरेक्टली डिफरेंस निकालकर आप डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि आप डिफरेंस ओनली वेरिएबल की वजह से नहीं है, डिफरेंस यहां पर वेरिएबल एज वेल एज फिक्स दोनों की वजह से। शायद एग्जांपल गलत सेट हो गया है ना,
है ना, गलत होता ही। हाँ बताओ फिर क्या हाँ बताओ यार कैसे होगा, आप बताइए। वेरी गुड, हमें क्या एडजस्टमेंट अब करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि आप एक बात समझ गए कि ये है 1,20,000 और ये है 1,24,000, है ना। देखो इसके अंदर भी वेरिएबल है फिक्स है, और इसके अंदर भी वेरिएबल है और फिक्स है, राइट? ये नहीं मालूम कि यहाँ फिक्स कितना है, लेकिन ये जरूर मालूम है कि जितना फिक्स यहाँ है उससे 4,000 कम वहां है, जिसकी वजह से, है ना। अब आप समझ रहे क्या एडजस्टमेंट करना है ना। क्या हम 124 को डायरेक्टली ले सकते हैं, या इसमें उस एडजस्टमेंट को करना पड़ेगा, इस एडजस्टमेंट को करना पड़ेगा, लेस करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे, ऐड, राइट? ताकि फिक्स कॉस्ट का की वजह से कोई डिफरेंस इन दोनों में ना रहे, और डिफरेंस जो रहे वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की वजह से रहे, राइट? तो क्योंकि यहां पर काश ये फिक्स कॉस्ट सेम होती, तो क्या ये 1,24,000 आता या ज्यादा आता? 4,000 ज्यादा आता, 4,000। यानी हम क्या करेंगे, इसमें 4,000 रुपीज ऐड कर देंगे, मतलब मन ही मन हम मान लेंगे कि अगर ये 4,000 रुपीज रिड्यूस नहीं होती फिक्स कॉस्ट, तो फिर ये फिक्स कॉस्ट, ये ओवरऑल कॉस्ट कितनी लगती? 1,28,000 लगती ओवरऑल कॉस्ट। यस, बस अब हम कहेंगे कि ये जो 120 और 128 है, इन दोनों के अंदर जो फिक्स कॉस्ट है वो सेम है, अब कोई फर्क नहीं। अब जो फर्क है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से है? वेरिएबल की, सही जा रहे हैं ना, है ना, वेरिएबल की वजह से, राइट? ओके, तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 8,000 का डिफरेंस, कितनी यूनिट्स की वजह से? 2,000 यूनिट्स, यानी कितने रुपीस पर यूनिट आ गया? 4 रुपीस पर यूनिट आती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके, राइट। यानी आपको क्या करना है कि जो हमारा इंटरमीडिएट में पढ़ा हुआ फॉर्मूला है ना, वो हर जगह हर हथियार नहीं चलेगा। ये फाइनल वाली का करें, छोटी सी लाइन चेंज करके दे देंगे, फिर आपने मालूम होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के पीछे आखिर सोच क्या थी। तो इस फॉर्मूला के पीछे सोच ये है कि जो टोटल कॉस्ट में चेंज आ रहा है वो प्योर किसकी वजह से होना चाहिए? वेरिएबल। इज दैट क्लियर? तो जाकर ये फॉर्मूला आपको वेरिएबल कॉस्ट का आंसर देगा। सो बिफोर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला इन एग्जाम यू हैव टू मेक श्योर कि दोनों टोटल कॉस्ट के अंदर जो फिक्स कॉस्ट का पोर्शन है वो सेम हो। इज दैट क्लियर? ओके, राइट। तो इस फॉर्मूला के पीछे अजम्पशन है दोस्तों, है ना। ये फॉर्मूला हर सिचुएशन में नहीं चलता है। इस फॉर्मूला के अंदर एक इनहेरेंट अजम्पशन है कि फिक्स कॉस्ट एट बोथ द लेवल्स इज सेम, देन ओनली यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, राइट? ओके, this formula assumes that fixed cost at both the levels of is same। ये फॉर्मूला अज्यूम करता है कि दोनों लेवल पर जो फिक्स कॉस्ट है ना वो सेम है, तो आप फिर डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस प्योर वेरिएबल का रहेगा, राइट? ओके, हाँ, ये नोट कर लिया ना आपने। दिस फॉर्मूला अज्यूम्स दैट फिक्स कॉस्ट एट बोथ द लेवल्स इज सेम। ओके, यहां पर क्योंकि अभी फिक्स कॉस्ट का लेवल सेम नहीं, तो हमें पहले लेवल सेम लाना पड़ेगा। ओके, अच्छा, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने अदर वे राउंड सोचा होगा, मैंने इस तरफ 4,000 का एडजस्टमेंट किया, आपने उस तरफ कर दिया होगा, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग, राइट? ओके, आप ऐसा सोच सकते थे कि फिक्स कॉस्ट ईयर 1 में जितनी है उससे ईयर 2 में मैंने लिखा है कि 4,000 कम है, उसकी वजह आप ये बोल सकते थे कि यहाँ 4,000 ज्यादा है। तो चलो एक काम करो, यहां से 4,000 हटा देते हैं, कितना बचा? 1,16,000। अब 116 और 124 का डिफरेंस निकालेंगे तो अगेन 8,000 ही आएगा, राइट? दोनों में से कैसा भी कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर देखना लिखेंगे कैसे, फिक्स कॉस्ट इन ईयर, सॉरी, ऐसा लिखना है यहां पर, टोटल कॉस्ट इन ईयर 2 इज रुपीज 1,24,000। फिर लिखना टोटल कॉस्ट इन ईयर 2 वुड बी कितने रुपीस? टोटल कॉस्ट इन ईयर 2 वुड बी
how much would have been how much? 1,28,000 had there been no difference in the fixed cost, right? Would be 1,28,000 if there is no change in फिक्स कॉस्ट. अगर फिक्स कॉस्ट रिड्यूस नहीं होती तो फिर टोटल कॉस्ट कितनी होती? 1,28,000. अब इस 1,28,000 और इस 1,20,000 को कंपेयर किया जा सकता है क्योंकि दोनों के अंदर फिक्स कॉस्ट अब सेम हो चुकी है, राइट? नाउ वी कैन अप्लाई दैट फॉर्मूला. ओके, सो फॉर्मूला लगा देते हैं. अब तो सिंपल, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू क्या माइनस क्या? 1,28,000 माइनस 1,20,000 डिवाइडेड बाय, है ना, 12,000 माइनस 10,000 यूनिट्स. ओके, सो ये आ जाता है कितने? 4 रुपीज पर यूनिट. ओके, और अब हम फिक्स कॉस्ट भी निकाल सकते हैं. अब एक बात बताइए, क्या फिक्स कॉस्ट दोनों बार सेम है? नहीं है. तो आप जिस बार का डेटा उठाएंगे ना, उस बार की ही फिक्स कॉस्ट निकलेगी, राइट? तो अगर हम फिक्स कॉस्ट इन ईयर 1 निकालना चाहते हैं तो फिर आपको ईयर 1 का ही डेटा उठाना पड़ेगा, राइट? यानी कि आपको टोटल कॉस्ट में से आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी और ईयर 1 का ही डेटा उठाना. ठीक है, अगर ईयर 1 का कॉस्ट निकालना है तो ईयर 1 में टोटल कॉस्ट कितनी है? 1,20,000, है ना. अच्छा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के लिए हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई करना होता है किससे? नंबर ऑफ यूनिट से. कितनी है नंबर ऑफ यूनिट्स? 10,000 यूनिट्स. यानी कि फाइनली फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है? 80,000 ही आ रही है क्या? ओके, अच्छा, फिक्स कॉस्ट इन ईयर 2 चेंज हो जाएगी, है ना. ओके, फिक्स कॉस्ट इन ईयर 2 दो तरीके से निकाल सकते हैं आप. या तो आप सीधे 80,000 में से ही क्या कर लें? 4,000 माइनस कर लें, राइट? तो भी आ जाएगा आपका आंसर कितना? 76,000. या फिर ऑल्टरनेटिवली आप यहां पर कैसे कर सकते हैं? यही ऊपर वाला फॉर्मूला लगाकर. आंसर सेम होना चाहिए अगर बातों में दम है तो यहां पर टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 1,24,000 ना. ओके, माइनस वेरिएबल कॉस्ट 4 रुपीज पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय कितना? 12,000 यूनिट्स. देखें दोस्तों, क्या आंसर सेम है? मतलब बंदे में दम है. तो दोस्तों 76,000 यहां पर हमारी आ गई है फिक्स कॉस्ट. इज दैट क्लियर? ओके, अब ये लोग ना इतने खराब हो रखे हैं कि ये लोग ऐसा भी कर सकते हैं आपके ऊपर जुल्म और सितम कि वेरिएबल भी चेंज कर दे और फिक्स भी चेंज कर दे. कर तो सकते हैं, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, राइट? ओके, तो मैं यहाँ पर एक और छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं जिसके अंदर अब हम दोनों चीजें चेंज कर लेंगे, राइट? तो एक थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमारी बन जाए, राइट? ओके, सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 3 तो हो गया. ओके, नंबर 4, segregation of semi-variable cost when both fixed cost and variable costs are changing. ओके, यहाँ पर मैं कुछ डेटा लिखता हूँ. लेट्स से ये है ईयर 1 और यहाँ पर ये है ईयर नंबर 2. यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टोटल कॉस्ट और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ यूनिट्स. ओके, सो लेट्स से कि यहाँ पर टोटल कॉस्ट है 90,000 रुपीज़ और नंबर ऑफ यूनिट्स है लेट्स से यहाँ पर 8,000 यूनिट्स. ओके, लेट अस से नेक्स्ट ईयर यानी कि ईयर नंबर 2 में वी हैव प्रोड्यूस्ड 9,000
यूनिट्स। और लेट से यहां पर हमारी टोटल कॉस्ट हो गई है 1,00,000 रुपीज, ठीक है। ओके, इन्फ्लेशन बिटवीन year 1 and year 2 is 5%. Calculate variable cost per unit and total fixed cost in year 3 if inflation is expected to be 8% in year 3. Okay. अच्छा, इससे पहले कि आप ये एग्जाम्पल सॉल्व करो, कुछ एक दो बातें आप और मैं डिस्कस कर लें। सबसे पहला तो ये कि क्या फिक्स कॉस्ट कभी भी ईयर ऑन ईयर चेंज होती है या फिक्स कॉस्ट हमेशा ही ईयर ऑन ईयर सेम रहती, चेंज होती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल इस हॉल का रेंट अगर आज 1,00,000 रुपीज पर मंथ है, तो क्या आज से 5 साल और 10 साल बाद भी 1,00,000 ही लगेगा? नहीं, राइट। तो फिक्स कॉस्ट भी दोस्तों चेंज होती है ना। लेकिन फिक्स कॉस्ट के चेंज होने में और वेरिएबल कॉस्ट के चेंज होने में आखिर क्या फर्क है? अगर आपने यूनिट चेंज करी और जो कॉस्ट चेंज हो गई तो वो क्या हुई? वेरिएबल। लेकिन अगर आपका टाइम फ्रेम चेंज होने पर वो कॉस्ट चेंज हो रही है, आज यार ईयर 1 है, कल ईयर 2 है और टाइम फ्रेम चेंज हो गया, और टाइम फ्रेम चेंज होने पर वो कॉस्ट चेंज हो रही है, लेकिन चेंज होकर भी फिर कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करो उससे कोई मतलब नहीं है, तो वो क्या है? फिक्स कॉस्ट। यानी प्लीज ये गलतफहमी मत रखना कि फिक्स कॉस्ट जिंदगी भर सेम रहेगी। फिक्स कॉस्ट भी ईयर ऑन ईयर तो चेंज होती है। फिक्स कॉस्ट के एग्जांपल क्या हुए? फैक्ट्री का रेंट हुआ, सुपरवाइजर की सैलरी हुई, ये सारी चीजें हमेशा जिंदगी भर सेम रहती है, चेंज होती? चेंज होती है। तो फिक्स कॉस्ट भी दोस्तों दो कारणों की वजह से चेंज हो सकती है। पहला तो क्या हुआ? इन्फ्लेशन, यानी टाइम फ्रेम चेंज हुआ, ठीक है। दूसरा ये कि टाइम फ्रेम तो वही है, यानी ईयर 1 में ही काम कर रहे हैं, लेकिन स्केल ऑफ ऑपरेशन एक लेवल के बियॉन्ड आपने क्रॉस कर दिया, तो फिर फिक्स कॉस्ट चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल इस हॉल की लेट से कैपेसिटी है कि यहां पर 150 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। अब दोस्तों बढ़िया अपना काम चल गया और एकदम से 250 बच्चे 250 स्टूडेंट्स आ गए। कैन आई सर्वाइव इन द सेम हॉल? नहीं, मुझे एक बड़ा हॉल लेना पड़ेगा, राइट, जिसका रेंट शायद 1,00,000 की बजाय मुझे 1,50,000 लगेगा। क्या ये कॉस्ट वेरिएबल हो गई क्या? नहीं, ये कॉस्ट अभी भी कैसी है? फिक्स है, राइट, क्योंकि ये एक एक यूनिट के चेंज होने से चेंज नहीं हो रही। लेकिन आपने एक सर्टेन लेवल को ही क्रॉस कर लिया तो फिर तो यार एनी फिक्स कॉस्ट इज प्रोन टू चेंज। इज दैट क्लियर? तो फिक्स कॉस्ट या तो टाइम फ्रेम चेंज होने की वजह से चेंज होती है, क्योंकि टाइम फ्रेम चेंज हुआ तो इन्फ्लेशन उसको हिट करेगा, या फिर सेम टाइम फ्रेम में चल रहे हो आप, एक ही उसी साल में चल रहे हो, लेकिन आपने एक थोड़ा बहुत लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज हुआ तो फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती, लेकिन बियॉन्ड सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी फिक्स कॉस्ट आपको चेंज करनी पड़ेगी। हाँ, वो चेंज बार बार होगा या वो वन टाइम चेंज है? वन टाइम चेंज है। एक बार मैंने बड़ा हॉल लिया, मुझे देख गया यार 250 बच्चे हैं मेरे सामने, तो मैं क्या करूंगा? मैं 300 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी का हॉल ले लूंगा, जिसमें फिर 250 की जगह 260 आए, 270 आए, 280 आए, इट्स ओके, राइट, ओके। हाँ, लेकिन एक बार फिर से 300 क्रॉस किया तो वो फिर से चेंज होगा। अब मैंने 500 की कैपेसिटी का हॉल ले लिया। इज दैट क्लियर? तो फिक्स कॉस्ट बदलती ही नहीं है या बदलती है? दो कारणों से बदलती है, एक तो टाइम फ्रेम चेंज हो जाए तो, या फिर उसी टाइम फ्रेम में सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज हो जाए तो, ठीक है। okay. सर पिछले एग्जाम्पल में तो आपने फिक्स कॉस्ट बढ़ाने की बजाय उल्टा कम कर दी थी, 4,000 रुपीज लेस। इट माइट बी बिकॉज ऑफ कॉस्ट एफिशिएंसीज दैट वी हैव ब्रॉट इनटू आवर ऑपरेशंस। कुछ हमने कॉस्ट एफिशिएंसी लाए होंगे, राइट, जिसकी वजह से फिक्स कॉस्ट कम हो गए, राइट। तो फिक्स कॉस्ट भी चेंज होती है, बट दैट्स अ वन टाइम चेंज, और वो यूनिट टू यूनिट चेंज नहीं होता है, ठीक है, ओके। हाँ,
यहां पर दोस्तों इन्फ्लेशन आपको दे रखा है ईयर 1 से 2 के बीच में कितना परसेंट है, 5% है, राइट। हमें यहां पर आज क्या कैलकुलेट करके दिखाना है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है और टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी, कौन से कौन से साल के बीच, कौन से ईयर के लिए, ईयर 3 के लिए। हाँ, तो मेरे हिसाब से आप पता है क्या करो, आप इसकी चिंता ही मत करो, ईयर 3 की आप चिंता ही मत करो कि ईयर 3 में क्या लिखा हुआ है ना। आप सिर्फ चिंता किसकी करो कि ईयर 2 में आखिर मेरी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट कितनी है, क्योंकि जिस दिन आपने ईयर 2 में वेरिएबल कॉस्ट कितनी और फिक्स कॉस्ट कितनी वो निकाल लिया ना, बस फिर तो क्या है, फिर सिर्फ किसका एडजस्टमेंट करना रह जाएगा, इन्फ्लेशन, राइट। सो नाउ लेट्स वरी अबाउट कि आखिर ईयर 2 में कैसे कैलकुलेशन होगा। क्या इन्फ्लेशन सिर्फ फिक्स कॉस्ट को हिट करता है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को हिट करता है? इन्फ्लेशन तो सबको हिट करता है, सबको हिट करता है, राइट, चाहे वेरिएबल हो चाहे फिक्स हो, सबके दाम बढ़ते हैं अगर इन्फ्लेशन आता है तो, राइट। ओके, तो मेरे हिसाब से हम एक्सपेक्टिंग कि आप इसका आंसर मुझे दे पाएंगे। तो आप में से किसी ने निकाल लिया क्या ईयर नंबर 3 में? यस, आपने कैलकुलेशन कर लिया। ईयर नंबर 3 का बता रहे हैं मुझे डायरेक्टली, ईयर 3 की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 5.94। ओके, और ईयर नंबर 3 की फिक्स कॉस्ट कितनी है, 54540। ओके, देखिए दोस्तों 5.94 और 54540 आ रहे हैं आपके पास। 30 सेकंड का समय है खुद से करने के लिए,